आई थिंक स्टार्ट हो गया है। यस सर। ओके सर। अच्छा, तो सर मंडे इवनिंग मतलब बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ में डिस्कस करे जा रहे हैं। और आज उस पर्टिकुलर लॉ का एक बहुत वाइटल पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब आप बोलेंगे सर वाइटल क्या है, आप हमेशा वाइटल वाइटल करते रहते हैं। ये सर वाइटल इसलिए है क्योंकि इसके बिना क्या जीना यार। सर क्या मतलब, इसके बिना क्या जीना यार, मतलब ये इश्क, मतलब वो इश्क नहीं बोला सर, मैंने इसके बिना, इसके बिना लोग जीना नहीं चाहता। सब कुछ एक तरफ और पैसा एक तरफ, है ना सर। अब अगर सोसाइटी में किसी को भी पूछो, भले ही सुनने में बात खराब लगता है, ज्यादातर लोग पैसे के पीछे ही भागते हैं, इंक्लूडिंग मतलब ऑल ऑफ अस। आई थिंक इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड सभी को ही पैसा पैसा यही तो इम्पोर्टेंट है, हो गया। इंसानियत जिंदगी, आस पड़ोस, फर्क नहीं पड़ता, बस पैसा। सर मोरल क्लास थोड़ी है, नहीं सर, मोरल मोरल क्लास नहीं है, मोरलिटी नहीं सिखाऊंगा सर। सर आज मैं आपको बताऊंगा अनपेड सेलर के बारे में। अब आप बोलेंगे सर अनपेड सेलर कौन। सर जिन्होंने आपको प्रोडक्ट बेचा, या फिर सर आप सेलर बनोगे, चलो मैं आपको सेलर बना देता हूँ। आप अगर सेलर हो और अगर आप किसी को प्रोडक्ट सेल किए और आपको आपका पैसा नहीं मिला, हक का चीज है। हक समझते हो ना सर, जिसको हम लोग हिंदी या संस्कृत या बंगाली में बोलते हैं अधिकार, है ना सर। स्पेशली हिंदी बंगाली में तो हम लोग इसको अधिकारी बोलते हैं। अधिकार मतलब मेरा राइट है, मेरा मतलब अगर मैं किसी को कोई चीज बेचा, तो ऑब्वियसली अगर कोई भी पैसा बाकी है, चाहे आप उसको गुड सेल करके रखो, चाहे आप उसको सर्विस दे के रखो, आपका उस पैसे पे अधिकार है, हक है। सर अगर नहीं मिले तो वही चर्चा करें। अगर मैंने जिसको प्रोडक्ट सेल किया, अगर मुझे उसका पैसा नहीं मिला तो क्या होगा, वही चर्चा करना है। ऐसे मैंने सेल ऑफ गुड्स में बहुत सारा डिस्कशन किया आप लोगों के साथ। ये एक आप बोल सकते हो कि मतलब ऐसा फाइनल लेवल ऑफ डिस्कशंस करेंटली करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। सर आप लोग बात समझ पा रहे हैं ना सर। लोग समझ में आ रहा है ना सर बात। अनपेड सेलर के बारे में बात करेंगे। जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है, ये बिजनेस लॉ का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर पूरा बिजनेस लेवल में जो डे टू डे लेवल में जो परचेज सेल होता रहता है ना, सोसाइटी में हर दिन हर मिनट हर सेकंड, है ना, होता रहता है सर। अब इसके पीछे जो भी होता है, अब इसके बारे में जानना जरूरी है। और जैसे कि आप लोगों में इतना देर से बहुत सारे एग्रीमेंट, बायर सेलर कॉन्सेप्ट, गुड्स के बारे में बात करना, मनी कंसिडरेशन के बारे में बात करना, स्पेसिफिक एज सर्टेन नॉन एज सर्टेन, फिर मैंने लास्ट वीक मैंने आप लोगों को, मुझे जितना याद आ रहा है, डिलीवरी ऑफ गुड्स के ऊपर बात किया था, है ना। डिलीवरी ऑफ गुड्स मतलब कंडीशन वारंटी तो बहुत पहले ही करा दिया था। अगर बाई चांस किसी ने मिस किया है या मिस हो गया है ड्यू टू एनी रीजन, आप जरूर एक बार मेरे से बैकअप लेके क्लास करके रख लो सर। कोई डाउट हो मुझे पूछ लो, बार बार बोलता रहता हूँ, आदत सा हो गया है। लेकिन आज मैं आपको जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे लास्ट क्लास ये डिस्कशन हुआ था, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, और मैंने आपको बोला था कि नोट्स अगर कलेक्ट नहीं किया तो कलेक्ट कर लेना मेरे से और क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, जिसका जैसा भी एग्जाम पैटर्न आएगा, ठीक है, एमसीक्यू सवाल करे एमसीक्यू का जवाब दे देना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करे सब्जेक्टिव जवाब दे देना लेकिन कॉन्सेप्ट फर्स्ट, ओके। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगा तो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी चेंज करेगा आप जवाब दे पाओगे। लेकिन रटोगे मतलब मुखोश तो करोगे या मगअप करोगे तो मुश्किल में फंस सकते हो सर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग along with sections is very important in law, ये बात भूलना नहीं चाहिए सर, ठीक है। सेक्शंस को भी याद रखना है, अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाना है। अगर इस तरह से पढ़ते जाओगे तो लॉ में ऑलवेज अच्छा करोगे नहीं तो समझ ही सकते हो सर, मतलब जिसको जैसे करना है उसको अगर उस तरह से नहीं किया जाए तो मुश्किल ऑब्वियसली बढ़ता है। अब जो कॉन्सेप्ट में बात करने जा रहा हूँ दैट इज अनपेड सेलर, ठीक है। अब आपको मैं पहले ही बोल दिया, मैंने किसी को सेल किया और मेरे को मेरा पैसा नहीं मिला,
तो सर मैं तो बौखला जाऊंगा, आप भी बौखला जाओगे। हाँ, मेरा हक का चीज क्यों नहीं दिया? प्रोडक्ट लेने के टाइम पे तो ले लिया, सर्विस लेने के टाइम पे ले लिया, पैसा तो दे दो भाई। लेकिन यहाँ पर मेनली हम लोग गुड्स में बात करेंगे, सर्विस इस पॉइंट में डिस्कशंस नहीं किया जाता। तो ये है सर राइट ऑफ एन अनपेड सेलर। ओके, ये पर्टिकुलर टॉपिक क्या है? राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। अब क्वेश्चन इज दैट सर, जो जिस सेलर को जो अनपेड रह गया हो, जिसका पेमेंट बाकी रह गया है, उसका गुड के ऊपर क्या अधिकार आता है और बायर के ऊपर क्या अधिकार आता है? मतलब अगेंस्ट द बायर क्या राइट आएगा, अगेंस्ट द गुड्स क्या राइट आएगा? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जो प्रोडक्ट मैंने बेचा, अगर उसका मुझे पैसा नहीं मिला, तो क्या गुड्स पे मेरा अधिकार आ सकता है? क्या गुड्स को मैं वापस एकदम ऐसे छीन के लेके आ सकता हूँ, भाई पैसा नहीं दिया गुड्स दे दो? या फिर मैं गुड्स नहीं लेके आ सकता, या फिर कुछ और प्रावधान है या प्रोविजन है, लाइक बायर से, बायर के अगेंस्ट में कोर्ट में चले जाएंगे, डैमेज क्लेम कर लेंगे, हाँ, इंटरेस्ट देने के लिए बोलेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो दीज आर द मेन कंसर्न एरिया सर, कि एक अनपेड सेलर का जो राइट है वो गुड्स के अगेंस्ट में किस तरह से होता है, और जिनको आपने सेल किया उनके अगेंस्ट में किस तरह से होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं थोड़ा समरीटिकली बताऊं आपको, मतलब सार, सार समझते हो? सार मतलब समरी। समरी क्या है? जैसे अगर अगेंस्ट द गुड्स की बात करें सर, अगेंस्ट द गुड्स, कहने का मतलब है कि एक सेलर किसी को कोई भी चीज सेल किया, गुड्स बेसिकली कोई भी चीज इन द सेंस गुड्स सेल किया। अब गुड्स सेल करने के बाद, गुड्स सेल करने के बाद, पॉइंट टू बी नोटेड सर, जैसे कोई गुड सेल कर देता है और उनको पैसा बाकी रह जाता है, मतलब बेसिकली अनपेड हो जाता है, मतलब अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं बैड डेप्ट हो गया हो, है ना, या ड्यू बहुत दिन से चल रहा हो, दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, मतलब जो टर्म्स कंडीशन था, जो टर्म्स कंडीशन था ड्यू का, उससे भी ज्यादा दिन हो गया हो, तो प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर। नॉर्मली जब आप किसी को सेल कर देते हो, पॉइंट टू बी नोटेड, जब हम लोग किसी को सेल कर देते हैं, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, जब हम सेल कर देते हैं तब प्रॉपर्टी पास कर देते हैं बायर को, लेकिन सिर्फ लियन कर सकते हैं। अब लियन क्या है? लियन का मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, शॉर्ट टर्म राइट। काशी जो है ना, इच्छा नहीं छोड़ रहा है सर, माथा खराब कर दे रहा है। लियन, लियन मतलब शॉर्ट टर्म राइट, परमानेंट राइट नहीं, शॉर्ट टर्म राइट। मतलब पैसा दे देगा तो छोड़ देना पड़ेगा, अगर अगर सेलर को पेमेंट मिल जाता है तो छोड़ देना पड़ेगा, लेकिन परमानेंट राइट कभी भी नहीं आ सकता। यस सर, बोलो, किसी का? ओके सर, किसी का अनम्यूट हुआ था, मुझे लग रहा है कोई सवाल था। ठीक है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो सकता है, मतलब रास्ते में गुड्स को बेच दिए, पैसा नहीं मिल रहा है, ट्रांजिट में रोक सकते हो कि भाई, मतलब कैरियर एजेंसी जो है, मतलब ट्रांसपोर्टर को बोल सकते हो भाई रोक दो, या फिर रीसेल करने का भी पावर आ सकता है, किसी और को सेल करके आप अपना पेमेंट ले सकते हो, बट कैसे, ये थोड़ा डिटेल्स में बोलना होगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये सब बहुत बड़ा बड़ा केस हो जाता है सर बिजनेस लाइफ में। प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, मतलब ये जो केस था, ये जब प्रॉपर्टी बायर की चला गया था। अब ये दूसरा कंडीशन है, ये केस 1 था तो ये केस 2 है, मतलब सिनारियो बेसिकली, प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, मतलब गुड्स का जो प्रॉपर्टी है वो बायर को पास नहीं हुआ, तो सेलर क्या करेगा? डिलीवरी को विथहोल्ड कर देगा, लियन लगा सकता है, मतलब सेल हो चुका है बट फिर भी क्योंकि पैसा नहीं मिला है तो लियन लगा लेंगे। लियन मतलब शॉर्ट टर्म राइट, शॉर्ट टर्म राइट, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी, शॉर्ट टर्म भी नहीं बोलना चाहिए, इट्स अ टेम्पोररी राइट, सब्जेक्ट टू कंडीशंस, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रीसेल, थोड़ा एक्स्ट्रा है। अच्छा, बायर के अगेंस्ट में सेलर क्या कर सकता है? समरी बता रहा हूं,
आगे डिटेल्स बताएंगे। सर पैसा मांगेंगे, उसके लिए केस करेंगे, सूट फॉर प्राइस, शूट फॉर डैमेजेस एंड शूट फॉर इंटरेस्ट। सर ये तो सिंपल सा बात है, इसके लिए लॉ पढ़ने का क्या जरूरत है? सर यही सिंपल सी बात ना 99% लोगों को पता नहीं है, तभी तो लॉ पढ़ना पड़ता है बिजनेस स्टूडेंट्स को, जो कॉमर्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज है ना, कॉमर्स प्रोफेशनल्स को क्यों जानना पड़ता है? बिकॉज आखिर में इन्हीं लोगों को संभालना होता है। तो अनपेड सेलर क्या हो गया सर? अ कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्राइजेस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। कॉन्ट्रैक्ट में ऑलवेज रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं। रेसिप्रोकल मतलब तुम हमारे लिए ये करो तो बदले में कुछ, है ना। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इफ सेलर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर गुड्स, बायर हैज टू पे फॉर इट। तुम मुझे गुड्स डिलीवरी करो, हम तुम्हें पेमेंट करेंगे। सिंपल सा बात है। ये सिंपल सी बात कई कबार ऐसे देखा जाता है, एक आध बार नहीं, बहुत केस में देखा जाता है कि ये सिंपल सा काम होता नहीं है। डिलीवरी हो गया, पैसा पेमेंट नहीं हुआ। उल्टा भी होता है, पैसा पे कर दिया, डिलीवरी नहीं हुआ। दोनों होता है। सर बायर का कोई राइट नहीं है? हाँ सर, वो भी बताएंगे। ये पर्टिकुलर क्लास जो है इसमें ये भी बताएंगे बायर का राइट क्रिएट होता है कि नहीं। होता है सर, बायर को भी राइट क्रिएट होता है। अच्छा, अगर बायर फेल्स टू रिफ्यूजेस टू पे, बायर फेल्स और रिफ्यूजेस टू पे, मतलब या तो बायर फेल हो गया, फेल हो गया मतलब फेलियर हो गया, पेमेंट करना था नहीं कर पाया। कभी कभी जानबूझ के करता है, कुछ लोगों का स्वभाव होता है, स्वभाव समझते हो, मतलब हैबिट होते हैं, पैसा नहीं देंगे, देरी करके देंगे। ऐसे होते हैं सोसाइटी में, अलग अलग टाइप ऑफ लोग होते हैं। तो जानबूझ के डीले करते हैं, कर जबरदस्ती, क्या कर लेगा, कोई कोई पावर दिखाते हैं, क्या उखाड़ लेगा कोई, ऐसा होता है। हाँ, कभी कभार बिजनेस सिचुएशंस में जरूरी भी होता है, चलो भाई उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, इस बार पेमेंट देरी करेंगे, वो अलग चीज, वो बिजनेस लेवल में होता है। लेकिन कई कभार जानबूझ के भी होता है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी फाइनेंशियल कंडीशंस या बिजनेस सिचुएशंस आपके साथ नहीं होता, बड़े बड़े लोगों के साथ होता है। छोटा मोटा केस तो बन ही सकता है, मतलब नॉर्मल स्मॉल बिजनेस पर्सनालिटीज के साथ तो होता ही है, लेकिन बिग बिग पर्सनालिटीज के साथ भी होते हैं। बायर फेल्स और रिफ्यूजेस टू पे द सेलर एज एन अनपेड सेलर। जो सेलर है सर, वो एज एन अनपेड सेलर, सेलर क्या बन जाएगा? बायर ने पेमेंट नहीं किया तो अनपेड सेलर बन जाएगा। शैल हैव सर्टेन सर्टेन राइट्स, बेसिकली शैल हैव सर्टेन राइट्स, सेलर के पास कुछ राइट्स होंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। हेलो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 subsection 1 of the Sale of Goods Act 1930, okay, the seller of goods is deemed to be an unpaid seller। अच्छा, कभी कभी कुछ कुछ केस है जिसमें डीम्ड हो जाते हैं सर। डीम्ड मतलब वही, लो मान लिया हमने, मतलब लो मान लिया मतलब समझते हो सर? ये चीज तो हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड केस में भी देखते हैं। मुंह से कुछ नहीं बोला, फिर भी मान लिया कि हाँ मुझे पसंद करता है। फिर बाद में पता चलता है मैं तो तुमको भाई की नजर से देखता था, फिर कोई बोलता है मैं तो तुमको बहन की नजर से देखता था। समझ रहे हैं सर? तो कभी कभी डीम्ड गलत फहमी में भी बदल जाते हैं। तो यहाँ पर केस क्या हो जा रहा है? यहाँ पर केस ये बन रहा है कि कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहां पर अनपेड सेलर को डीम्ड, मतलब रियल में शायद नहीं हुआ है, बट मान लेंगे कि वो अनपेड है। मतलब लॉ कहता है, लॉ कहता है कब? the whole of the price has not been paid or tendered and the seller had an immediate right of action of the price। मतलब पूरा पैसा पेमेंट नहीं हुआ है, या फिर टेंडर नहीं हो पाया, मतलब टेंडर करके जो पेमेंट करना पड़ता है, टेंडर समझते हो? कई कबार जैसे मानो टेंडर हम लोग ऐसे देखते हैं सरकारी लेवल में, आपको अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो आपको टेंडर करके उसका पेमेंट करना होता है, तब जाके आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ऐसा देखा जाता है। तो उसमें पूरा अमाउंट अगर टेंडर नहीं हुआ है, द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड, सिंपल बात है, मतलब पेमेंट पूरा कंप्लीट होना चाहिए था। द सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। अब कोई बोलेगा सर आधा तो दिया था या कुछ परसेंटेज तो दिया था, डिम्ड 45 सबसेक्शन 1 डिम्ड पावर दे देता है, अनफिट सेलर को डिम्ड पावर दे देता है। पॉइंट बी, व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर ये चीज आप लोग अकाउंट्स में करते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज।
बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? इट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ चेक। आज के डेट में चेक का यूज बहुत ज्यादा होता है, बिल्स का भी यूज है, बट चेक में बदल गया है आजकल। पोस्ट डेटेड चेक है ना, ऐसा होता है ना, करेंट डेटेड चेक, और बिल्स का ही एक वर्जन है सर। बिल्स में क्या होता है, किसी को किसी से पैसा मिलना होता है। सपोज मानो आप लोगों में से कोई मेरे से कोई प्रोडक्ट परचेस किया, एग्जांपल मानो कि मैं कोई दुकानदार हूँ कोई प्रोडक्ट बेचता हूँ। अब आप मेरे दुकान से प्रोडक्ट लेके गए, बट आपके साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, B2B रिलेशन, मतलब आप भी बिजनेसमैन हो, मैं भी बिजनेसमैन हूँ। मतलब आप हमसे प्रोडक्ट लेते हैं, रिटेल में बेचते हैं, और मैं मानो होलसेलर हूँ। अब मानो 10 लाख का सामान लेके गए, मैं आपको बोल रहा हूँ 10 लाख दो, तो आप बोलते हो अभी नहीं दे पाएंगे, आप एक काम करो मेरे अगेंस्ट में बिल ड्रॉ कर दो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये अकाउंट्स में आप लोग मैम के पास पढ़ोगे सर, जो लोग जिन लोगों के सिलेबस में है बिल्स पढ़ते हैं, फाउंडेशन लेवल में, CMA इंटरमीडिएट लेवल में, CS इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ना पड़ता है सर। तो बिल्स में क्या होता है मानो 10 लाख का पेमेंट आपसे मैं इमीडिएट मांग रहा हूँ, आपको तो देना चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं बिल ड्रॉ कर दो। तो बिल क्या है? बिल एक कागज है जो बैंक बैंक के साथ ऑथराइज्ड होगा, ठीक है। तो मैं मानो BR, मतलब मेरे को पैसा मिलेगा ना, मुझे पैसा मिलेगा, तो क्योंकि पैसा मेरे को मिलेगा तो मैं आपके ऊपर बिल ड्रॉ करूंगा, आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। अब जैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लिया, आप बिल्स पेबल बन गए, मतलब पेई। अब बैंक में जाके वो पर्टिकुलर जो आपने जिसमें साइन किया, बैंक इसको लेगा, और क्योंकि बैंक के साथ हमारा रेगुलर ट्रांजैक्शन अच्छा है, आपका भी बिजनेस गुडविल है, मेरा भी बिजनेस गुडविल है, तो बैंक ये पैसा मेरे को दे देगा, थोड़ा बहुत कमीशन या डिस्काउंट बोलते हैं उसको, बिल डिस्काउंट करके। 10 लाख में से मानो 10,000 या समथिंग 5,000 पैसा काटा, जो बैंक का इनकम हो गया, बाकी पैसा मेरे हाथ आ गया। अब मेरे को इमीडिएट मनी का जरूरत था, मेरे को मिल गया, लेकिन अभी बाकी जो पैसा है कुछ टाइम पीरियड होता है सर, से फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स 3 डेज, 3 महीना 3 दिन, ऐसा 1 महीना, जो भी एज पर टर्म्स कंडीशंस। अब क्योंकि आपको ही एक्चुअली मुझे पेमेंट करना था, लेकिन आपने पेमेंट नहीं कर पाया, तो आप बैंक के थ्रू से एक शॉर्ट टर्म लोन क्रिएट कर दिए बेसिकली, ठीक है। अब ये पैसा आपको टाइम के अंदर 3 महीना 2 महीना वट एवर बी दी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पेमेंट आपको बैंक में जमा करना है। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में अकाउंटेंसी में बहुत डिटेल्स में आप लोग जर्नल एंट्रीज के साथ सीखते हैं, तो मैं इस पॉइंट पे और ज्यादा समय नहीं दूंगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बिल्स बोला था, अगर किसी को बिल्स का नॉलेज नहीं था, मे बी, मुझे पता है आप सबको पता है, फिर भी मैंने थोड़ा बोल दिया। When bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment and the condition on which it was received has not been fulfilled by reason of dishonor of the instrument or otherwise. अब dishonor कैसे होता है? अरे सर वही तो मैं समझाने का कोशिश कर रहा था। आपने मेरे से 10 लाख का सामान खरीदा, बैंक ने मुझे 10 लाख का पेमेंट कुछ डिस्काउंट अमाउंट करके 5,000 3,000 10,000 कुछ पैसा काट के 9,90,000 मेरे को दे दिया था। अब समय रहते रहते 3 मंथ्स के अंदर आपने बैंक को बोला था ना, साइन करके, एक्चुअली मुझे बोला था, बैंक ने भी उसको माना था, अब आपको टाइम पे कर देना चाहिए, लेकिन आपने क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। जैसे चेक में भी होता है, मानो आपने किसी को चेक पेमेंट किया, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक कैसे होता है? जैसे चेक होता है, आप लोग चेक तो देखे होंगे घर पे। अब मानो आज 27 है, अब मानो किसी ने किसी को आपने 27 मार्च का डेट लिख के, नॉर्मली एक चेक 3 महीना वैलिड रहता है, यू ऑल नो मे बी। नॉर्मली एक चेक का जो वैलिडिटी है मार्केट में, दैट इज 3 मंथ्स का। आप किसी को भी इशू करोगे वो चेक 3 महीना वैलिड रहता है, नॉर्मल जो चेक होते हैं। अब 27 मार्च आपने डेट दिया, मानो 10 लाख का ही चेक है। अब 10 लाख का चेक 27 मार्च को क्या करना था? 27 मार्च को वो 10 लाख का चेक को क्या करना था? अमाउंट को बेसिकली डिडक्ट करना था आपके अकाउंट से, मतलब बायर के अकाउंट से सेलर के अकाउंट में आएगा, पोस्ट डेटेड चेक है। अब जिस दिन टाइम आया, बायर ने 10 लाख अकाउंट में रखा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा, जिसको हम लोग पाती भाषा में क्या बोलते हैं? बाउंस कर गया, चेक बाउंस कर गया, नॉर्मल लैंग्वेज में आप देखिएगा, चेक बाउंस हो गया, ये वर्ड बहुत सुनने को मिलता है तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, सेलर अनपेड रह गया एक तरह से The term seller here includes any person who is in the position of a seller, as for instance, an agent of seller to whom bill of lading has been endorsed,
और एक कंसाइनर और एजेंट हु हैज हिमसेल्फ पेड और इज डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर द प्राइस 45 सबसेक्शन 2। अब यहाँ पर ये भी बोला है सर, सेलर कौन, सेलर कौन, हु इज द सेलर। सर सेलर वही है जो सेल किया है, लेकिन जो मेन पर्सन है सेलर का, उसके बिना कोई और भी सेलर हो सकता है। जैसे सिंपल है सर, सेलर का एजेंट भी सेलर हो सकता है, क्योंकि जो मेन सेलर है, जो ओनर है बेसिकली, वो अगर किसी को अथॉरिटी देता है एजेंसी करके उनके बिहाफ में प्रोडक्ट सेल करने का, तो आप भी सेलर बन जाते हो। आजकल फ्रेंचाइज चलता है ना सर, हेलो, अरे सुना है कि नहीं, फ्रेंचाइज बिजनेस क्या होता है? फ्रेंचाइज बड़े बड़े ब्रांड, जो भी ब्रांड बनाते हैं वो अपना ब्रांड का फ्रेंचाइज देता है। हेलो, लोग सुन रहे हो? हाँ सर। है ना, फ्रेंचाइज में क्या होता है, मानो एक सिंपल एग्जांपल, कोई भी ब्रांड है, किसी का जिम है, ठीक है, जैसे विराट कोहली का एक जिम का चेन चलता है, ऋतिक रोशन वगैरह का भी चलता है, कोई भी, ठीक है, MBA चाय वाला एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हो आप। तो कोई रेस्टोरेंट बनाया किसी ने, जिम बनाया किसी ने, कोचिंग सेंटर बनाया, वो अपना जो भी ब्रांड बनाया, ब्रांड का क्या दे रहा है, फ्रेंचाइज दे रहा है। आप कौन हो? आप एजेंसी ले रहे हो कुछ पैसा जमा करके से फॉर एग्जांपल डिपेंड करता है, कोई 10 लाख में मानता है, तो कोई 25 लाख में, कोई 3 लाख में, कोई 5 लाख में, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड वैल्यू, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड वैल्यू, मार्केट स्ट्रक्चर, एवरीथिंग। सो आप एजेंट हो, एक्चुअल ओनर या सेलर आप नहीं हो, किसी के बिहाफ में आप सेल करते हो और आप एजेंट बन जाते हो, ठीक है। तो टर्म सेलर हियर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ सेलर और फॉर इंस्टेंस एन एजेंट ऑफ द सेलर टू हुम। अच्छा, यहाँ पर बिल ऑफ लैंडिंग के बारे में बोला है। बिल ऑफ लैंडिंग क्या है? जब कोई गुड्स का मैटर होता है, जिसके पास बिल ऑफ लैंडिंग होगा, बिल ऑफ लैंडिंग ओरिजिनली मैं आपको इमेज दिखाया था प्रीवियस क्लासेस में। बिल ऑफ लैंडिंग इज लाइक ए चालान, ठीक है। ये आप लोग इस चीज को बिजनेस स्टडीज में क्लास 11 में भी पढ़ाया जाता है, बिल ऑफ लैंडिंग, ठीक है। एक पेपर डॉक्यूमेंट्स है, बट इसका ओरिजिनल जिसके पास रहेगा वो सामान को खाली करवा सकता है मेन एरिया में जाके, मतलब जहां पर से फॉर एग्जांपल बिल ऑफ लैंडिंग नॉर्मली पोर्ट में यूज होता है। अब अगर आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो मेन ओनर जो है वो नहीं जा पा रहा है, तो उसके बिहाफ में एजेंट जाएगा, ठीक है। तो एजेंट के पास बिल ऑफ लैंडिंग होगा, तो वो एज एन एजेंट वो चीज को रिसीव करेगा, तो उसे भी यहाँ पर सेलर माना जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पर द बिल ऑफ लैंडिंग हैज बीन एंडोर्स्ड और ए कंसाइनर और एजेंट who has himself paid or directly responsible for the price। जो प्राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसी को हम सेलर बोलेंगे। सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 में इस बारे में बोला है। अब एग्जाम यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल रखा है, आप थोड़ा जान लो, इजी इजी एग्जांपल को भी सुन लो। एक सोल्ड सर्टेन गुड्स टू वाई, एक्स ने कोई प्रोडक्ट वाई को बेचा जिसका दाम बोला 50,000, वाई पेड 40,000 बट फेल्स टू पे द बैलेंस। सर 50,000 का चीज है, आपने 40,000 पे किया। अब जब आपसे पैसा मांगता, जब सेलर जब आपको बोलता है कि भाई बाकी पेमेंट करो आप बोलते हो अरे 40 तो दे आए ना, अरे फिर 40 तो उसका कॉस्टिंग है 40 तो उसका कॉस्टिंग है, ये बाकी 10,000 पेमेंट करोगे तब ना बंदे का प्रॉफिट होगा। ऐसा थोड़ी है कि 40 दे दिया तो बंदे का प्रॉफिट हो गया, वो 10,000 ही प्रॉफिट है उसका प्रॉफिट तो नहीं, तो उसका इनकम कहाँ से आएगा? तो उसको अनपेड सेलर बोलेंगे, सिंपल। 1 टका भी बाकी रहेगा तो भी अनपेड, ऐसा है क्या? हाँ सर। वो अलग बात की कोई 1 रुपी में जाएगा नहीं लेकिन जा भी सकता है। पी सोल्ड सम गुड्स टू आर फॉर ₹60। पी ने आर को कुछ गुड्स बेचा 60,000 पे, 60,000 पे, एंड रिसीव्ड ए चेक फॉर ए फुल प्राइस, और बदले में उसको चेक मिला ऑन प्रेजेंटमेंट। मतलब जब उसने चेक को जाके बैंक में जमा किया, चेक को जाके जब बैंक में जमा किया, ठीक है, चेक को जाके जब बैंक में जमा 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 किया, प्रेजेंट किया, ठीक है, इनकैश करने के लिए बेसिकली, चेक वाज डिसऑनर्ड बाय द बैंक। अब चेक डिसऑनर्ड होने का अलग अलग रीजन होता है ना। कभी चेक में साइन गलत है, या फिर सबसे मेन रीजन अगर देखा जाए, अगर बायर के अकाउंट में बैलेंस नहीं, बायर का जो सेविंग्स का हो या करंट का हो, अकाउंट में बैलेंस नहीं है, जितने का बैलेंस होना चाहिए था वो नहीं है, तो चेक ऑटोमेटिकली डिसऑनर हो जाएगा, क्योंकि बैंक
अकाउंट से 60,000 डेबिट करके किसी और को नहीं दे पाएगा, या फिर चेक में कोई टेक्निकल एरर हो गया हो। ये सब डे टू डे मैटर है, यू ऑल नो, पर फिर भी मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि जरूरी मैं ये समझता हूँ कि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी भी रियलिटी के साथ मौका नहीं मिला है। अब धीरे धीरे उनको रियलिटी देखने को मिलेगा, वास्तव के साथ अभी भी वो आया नहीं है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपको बता देता हूँ। लेकिन कोई कोई है, आई नो, कि वो लोग डे टू डे लाइफ में बड़ा ही बड़े हो गए हैं और ये सब एक रेगुलर बेसिस में करते रहते हैं, घर पे बिजनेस है या फिर खुद कुछ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो ये सब आम आम मैटर है, आम मैटर है। पर फिर भी आपको जानना चाहिए कि चेक डिसऑनर होने पे क्या हो जाता है। तो चेक डिसऑनर हो जाएगा तो जो सेलर है वो अनपेड सेलर हो जाएगा, उनका कैरेक्टर ही बदल जाएगा, सेलर से अनपेड सेलर। नाउ द बिग क्वेश्चन कम्स, सर सेक्शन 46 जो है, सर सेक्शन 46 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा, सेल ऑफ गुड्स को प्यार से कोई कोई सोगा भी बोलते हैं। सोगा क्यों? वही सेल ऑफ गुड्स एक्ट का शॉर्टर वर्जन, ठीक है। अनपेड सेलर्स का राइट, अनपेड सेलर्स का राइट, अधिकार, subject to the provisions of this act and any law for the time being in force, notwithstanding that the property in goods may have passed to the buyer, the unpaid seller of goods as such has by implications of law। मतलब ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल रहा था, अगर बायर के पास प्रॉपर्टी का पास हो गया, प्रॉपर्टी पास हो गया, प्रॉपर्टी का जो एसेट्स है वो पास हो गया, तो ऐसे केसेस में स्टार्टिंग में ही बोला था, lien on the goods for the price while he is in possession of them। अगर ये चीज सेलर के पास है तो गुड्स पे लियन आ जाएगा, इनके मतलब अगर वो पर्टिकुलर गुड्स बायर के पास भी चला गया फिर भी लियन हो सकता है, मतलब सेलर का अधिकार आ जाएगा क्योंकि पेमेंट नहीं किया। तो सर गोडाउन से, बायर के गोडाउन से लेके आएगा क्या? हाँ हो सकता है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, अ राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब मानो सेलर गुड्स ट्रांसफर ही कर रहा था बट रास्ते में पता चला कि जिनको हम डिलीवरी करने जा रहे हैं उनके बारे में मार्केट में खबर मिला कि ये तो मार्केट में इसका रिपोर्ट बहुत खराब है, ये तो बैंकरप्टेड हो चुका है, इनका बहुत लोन है, ये रिपे नहीं कर पा रहा है, बैंक वाले इसके घर में आके बैठा हुआ है, और आस पड़ोस के क्रेडिटर भी जिनसे ये लोन लिया था, है ना, सभी को इसके घर में लाइन लगा के रखा है। अब ऐसे लोगों को गुड्स बेचेगा क्या कोई? नहीं बेचेगा सर, तो वो रास्ते में रोक देगा, भले ही उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था बट कर सकता है। राइट ऑफ रीसेल एज लिमिटेड बाय दिस एक्ट, रीसेल करने का भी पावर है बट कुछ लिमिटेशंस है, आगे बताते हैं सर, सबसेक्शन 1 पे बोला है, कुछ एग्जांपल आगे देखेंगे सर। Where the property in goods has not passed to the buyer, the unpaid seller has in addition to his or other remedies a right of withholding delivery similar to and coextensive with his rights of lien and stoppage in transit where the property has passed the buyer. An unpaid seller has been expressly given the rights against the goods as well as the buyer personally, which are discussed। चलो देखते हैं rights of an unpaid seller against the goods। अब गुड्स के अगेंस्ट में सेलर का, अनपेड सेलर का, सेलर नहीं, यहाँ पर सेलर नहीं, अनपेड सेलर, सेलर तो वो था ही बट अब वो अनपेड बन गया है, पेमेंट पैसा मिल नहीं रहा है सर, ठीक है। तो अगेंस्ट द गुड्स वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर और वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी बायर को पास हो गया है तो गुड्स पे क्या अधिकार आएगा, ठीक है। चलो सेलर्स लियन, लियन बार बार आएगा सर, लियन मतलब मैं आपको बार बार बोल रहा था, लियन इज अ टेम्पोररी पोजीशंस, टेम्पोररी पोजीशन सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, मतलब किसी और के चीज में नॉर्मली कभी भी आपका अधिकार नहीं आ सकता। से फॉर एग्जांपल किसी ने, आपने किसी को 50,000 का सामान सेल किया, ठीक है, उसने आपको मतलब सेलर ने 50,000 का प्रोडक्ट सेल किया, बायर ने 25,000 ही पे किया, बाकी पेमेंट नहीं किया, इसलिए सेलर ने जो डिलीवरी बाकी है उसका, वो डिलीवरी पे सेल हो चुका है, बट क्योंकि 25,000 पे करने के बाद बाकी अमाउंट पे नहीं कर रहा है तो सेलर ने डिलीवरी में रोक लगा दिया, और प्रॉपर्टी जो है, जो बायर का ही प्रॉपर्टी है क्योंकि वो ऑलरेडी सेल हो चुका है, लेकिन उस प्रॉपर्टी पे सेलर लियन लगा देता है।
शॉर्ट टर्म राइट, क्योंकि हक है, सेलर को हक है, क्योंकि वो पैसा नहीं मिलेगा तो वो कर सकता है, लेकिन अब एवरीथिंग एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे लियन का बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं सर, जैसे मानो लियन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत एडवांस लेवल डिस्कशंस होता है, सीए इंटरमीडिएट में, सीए एग्जीक्यूटिव में भी इसका एडवांस लेवल डिस्कशंस होता है, कॉन्ट्रैक्ट एडवांस फाइनल लेवल में भी किसी किसी केस में पढ़ाया जाता है। जैसे इसमें ये लियन के केस में बहुत सारा है। जैसे मानो कि आप भी किसी के पास कोई टेलर के पास अपना कपड़ा दे के आए, अब टेलर ने आपका कपड़ा सिल दिया, बात को समझे, टेलर ने अपना कपड़ा सिल दिया लेकिन आप उनका सर्विस चार्ज नहीं दिए, तो टेलर क्या करेगा, अपना 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 जो गुड्स है वो रख लेगा अपने पास। जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपका जो सूट है या आपका जो लहंगा है या फिर आपका जो साड़ी है, जो भी है, हम लोग इसी ये सब चीज सिलवाने के लिए जाते हैं, ब्लेजर सिलवाने, साड़ी का काम करवाने, सलवार सूट बनाने, है ना, पैंट शर्ट बनाने, यही तो करते हैं। तो आपने टेलर को दिया, टेलर ने अपना काम किया, अब आप सर्विस चार्ज दो तो प्रोडक्ट वो दे आपको, प्रोडक्ट आपका ही है। लेकिन अगर आप आपका कुछ भी चीजें बाकी रखते हो तो सेलर क्या करेगा, मतलब वो बेसिकली यहाँ पर सेलर मतलब कौन, टेलर, ठीक है। टेलर क्या करेगा, आपका प्रोडक्ट लियन करके रख लेगा। लेकिन क्या सच में उसमें उसका पूरा अधिकार है? मानो वहाँ आपका ब्लेजर का जो पीस है, ठीक है, आपने उसको 10,000 टाका में मे भी परचेज किया, ठीक है, अरे अल्फा ही ब्लेजर है थोड़ा, ठीक है, अब उसको बनवाने के लिए टेलर जो है वो आपसे 3,000 का चार्जेस किया है, अब आप 3,000 का चार्जेस उसको दे दो और अपना 10,000 का ब्लेजर लेके घर जाओ, 10,000 प्लस 3,000 आपका कॉस्ट 13,000 ही पड़ा, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 3,000 के बदले वो 10,000 रख रहा है। सिंपल बात है कि आप 3,000 दो तो वो आपको अपना प्रोडक्ट वापस करेगा। सिंपल है ना सर? हेलो, क्या आपको बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। बस ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। सेलर्स लॉन्ड्री वाले के पास भी हम लोग कपड़ा देते हैं धुलवाने के लिए, है ना, तो लॉन्ड्री वाले भी सिमिलरली अपना काम किया, अब पैसा दोगे तो वो तभी ना आपका प्रोडक्ट देगा, मेन प्रोडक्ट आपका ही है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ, ये सब थोड़ा सा अलग बातें हो जा रहा है, लॉन्ड्री से टेलरिंग, नॉर्मल गुड्स के केस में भी देख लो आप, ठीक है। तो वेयर दी गुड्स हैव बीन सोल्ड एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, where the goods have been sold on credit but the term of credit has expired, मतलब गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया गया था बट क्रेडिट का टर्म ही निकल गया, फिर भी पेमेंट नहीं आया, या फिर जहां पर बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, आपको ये खबर है, तो सेलर को लियन आ जाता है, सेक्शन 47 सबसेक्शन 1, ठीक है। सेलर का उस पर शॉर्ट टर्म एक एक राइट आ जाता है। सबसेक्शन 2 कहता है द सेलर में एक्सरसाइज इज राइट ऑफ लियन नॉटविथस्टैंडिंग दैट ही इन पोजीशन ऑफ द गुड्स एज एजेंट ऑफ बेली और द बायर, ठीक है। सेलर जो है वो इसके ऊपर लियन ला सकता है, ऑफ द गुड्स एज एजेंट भी हो सकता है, बेली भी हो सकता है। बेली कौन, बेली कौन सर? बेली मतलब जो किसी का गुड्स अपने पास रखता है उसे बेली कहते हैं। जैसे अभी आपको जो मैं टेलर का एग्जांपल दिया था, ठीक है, अभी आपको जो मैं टेलर का एग्जांपल दिया था, मतलब बेलर बेली, मैं रिसेंटली इसका एक बार क्लास ले रहा था, बेलर एंड बेली, ये डिटेल्स कॉन्ट्रैक्ट के एडवांस लेवल में पढ़ाया जाता है सर। तो बेलर एंड बेली में, जैसे मानो आपने जब टेलर के पास अपना ब्लेजर सिलवाने के लिए दिया, अब जो बेली है वो कौन है, वो टेलर है, बिकॉज वो आपका प्रोडक्ट टेक केयर करेगा, बदले में चार्जेस लेगा, और आप कौन हो, आप बेलर हो। तो बेली हो या एजेंट, बेली हो या एजेंट, बायर के लिए वो गुड्स का पोजीशन करेगा, क्योंकि वो पैसा बाकी रखेगा तो करेगा। तो टेलर, जो टेलर हो या लॉन्ड्री वाले हो, ये सब बेली है, ये सब बेली है। तो लियन आता है, लियन बहुत सारे केसेस में आता है। पार्ट डिलीवरी में सेक्शन 48 पार्ट डिलीवरी में बात करता है, पर एन अनपेड सेलर हैज मेड पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, मतलब सेलर ने डिलीवरी पार्ट किया, बाकी अभी भी बाकी है, ही में एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन ऑन द रिमाइंडर। मतलब मानो किसी पर्टिकुलर गुड्स में 4 लॉट डिलीवरी करना था, अब बायर ने मानो, मतलब ये सेलर की तरफ से सोचो कि उसको टोटल 4 लॉट सेल करना है, जो चीज लॉट में सेल होता है ना,
जैसे बहुत सारी चीज लॉट में जाता है, ठीक है, बहुत सारे स्पेशली रॉ मटेरियल्स लॉट में जाता है, ठीक है। तो सेलर पार्ट पार्ट बाई रॉ मटेरियल पार्ट बाई पार्ट 4 लॉट में सेल करेगा। बायर जो है मानो उसने 2 लॉट का पैसा दिया, बाकी लॉट का पेमेंट, बाकी जो लॉट है उसका पेमेंट बाकी रख दिया, तो पेमेंट नहीं करेगा ऐसे। अब आप बोलोगे सर बात तो 4 लॉट का हुआ था, तो सेलर कैसे रोक सकता है? नहीं, ऑब्वियसली सेलर रोक सकता है, 2 लॉट का पैसा मिला वो नहीं रोक सकता। बायर ने अगर 2 लॉट पे कर दिया तो वो नहीं रोक पाएगा, लेकिन अगर 2 लॉट बाकी है तो उसका वो डिलीवरी रोक सकता है। सर मेरा मानना ऐसा होता है कि एक सर्टेन टर्म्स कंडीशंस और विश्वास में तो मार्केट चलता ही है, बट अगर बायर पेमेंट करने में थोड़ा सा भी इधर उधर करता है, सेलर को भी ना सोच लेना चाहिए कि इसको आगे डिलीवरी करना है कि नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, 4 लॉट का वादा करके 2 लॉट का पैसा देके बाकी 2 लॉट मार के भाग जाता है। ऐसा देखा जाता है, भागता है मतलब क्या, आज देंगे कल देंगे परसों देंगे करता रहता है, मार्केट में पैसा फंस गया। ये बिजनेस का एक चक्कर है। अब इस केस में ना सेलर को भी ना थोड़ा सा, मैं आपको रियल लाइफ सीन बता रहा हूँ। हमारे देश में बिजनेस, जो भी मिडिल क्लास बिजनेसमैन, ठीक है, इनके केस में ज्यादा होता है, बड़े बड़े केस में भी होता है। तो बायर को, सेलर को भी ना ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, 2 लॉट का तो पैसा दे दिया, बाकी 2 का भी पैसा दे देगा। सेलर थोड़ा सा ना ग्रीडी भी हो जाता है, और कोई कोई थोड़ा सा ना विश्वास कर लेते हैं, हाँ चलो ठीक है। मानो 4 लॉट का वैल्यूएशन एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल एक मिडिल क्लास एग्जांपल दे रहा हूँ, ज्यादा रिच एग्जांपल नहीं दूंगा सर। मानो टोटल 4 लॉट है, 4 लॉट का प्राइस है 20 लाख, ठीक है। थोड़ा मिडिल क्लास बिजनेस एग्जांपल दे रहा हूँ, करोड़ों में डील नहीं कर रहा हूँ। अब 2 लॉट का वैल्यू क्या होगा? 10 लाख। तो किसी ने, बायर ने 10 लाख पे कर दिया, सेलर ने उसको 2 लॉट डिलीवरी भी कर दिया। 4 भी कर सकता है, मना नहीं है, लेकिन अगर सेलर को लगता है कि 10 लाख में 2 लॉट दिया लेकिन अभी भी 10 लाख पेमेंट बायर ने बाकी रखा, तो मैं 2 लॉट रिमाइंडर जो लॉट है उसको अभी देना बाकी रखूंगा, वो राइट है उसके पास, वो राइट है उसके पास। ठीक है, तो थोड़ा सोचना चाहिए, सेलर को भी थोड़ा चिंता होता है ना? बिल्कुल होता है, बायर को भी चिंता होता है, बट हम लोग अभी सेलर साइड से बात कर रहे हैं। सो व्हेन द बायर और हिज एजेंट, अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या चीज पढ़े सर? So where an unpaid seller has a part delivery the goods, he may exercise the right of lien on the remainder unless such part delivery has been made under such circumstances as to show an agreement to waive the lien। ठीक है, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा पहले से बोला गया है, कॉन्ट्रैक्ट में अगर पहले से ऐसे बोला गया कि आप लियन नहीं लगा सकते, तो वो अलग बात, पर नॉर्मली लियन लगा सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे बोल देता है ना, ठीक है हम 2 लॉट का पैसा देंगे लेकिन आप 4 लॉट मुझे भेजेंगे, अगर सेलर राजी है तो ठीक है, अगर सेलर राजी नहीं है तो फिर सोचना पड़ेगा। सर लियन टर्मिनेशन कैसे होता है? सर लियन टर्मिनेशन सेक्शन 49 में बोला है सर, बहुत सिंपल, बायर पेमेंट कर देगा तो सेलर का लियन हट जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, लियन मतलब शॉर्ट टर्म कंट्रोल ऑफ एनी अदर्स प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी सेल जो हो चुका है ना वो किसी और का ही है, अगर सेलर ने एग्रीमेंट कर दिया बायर के साथ तो वो बायर का ही है, तो बायर का ही है, लेकिन बायर ने पेमेंट बाकी रखा तो सेलर उस पर डील लगा। ठीक है, स्पेशली अगर पोजीशन उसके पास हो, सेलर के पास हो, तो लीन लगाना आसान होता है रियल लाइफ में, लेकिन पोजीशन बायर के पास चला गया तो उस पर लीन लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इन दैट केस तब डैमेज का मैटर आ जाता है, मैं आपको आगे बताता हूँ। सो when they deliver the goods to carrier, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, अगर सेलर, कैरियर मतलब कौन सर? कैरियर मतलब कौन रहे? ट्रांसपोर्ट कैरियर, ट्रांसपोर्टर। अगर ट्रांसपोर्टिंग कंपनीज के थ्रू से व्हेन सेलर डिलीवर द गुड्स टू कैरियर और अदर बेली, बेली मतलब, अगेन बेली, बार बार बेली आ रहा है सर, बेली मतलब जब एक सेलर अपना गुड्स ट्रांसपोर्टर को दे रहा है बायर तक पहुंचाने के लिए,
अब देखो मैं ज्यादा डिटेल्स में क्यों नहीं जा रहा हूँ बोलो तो, क्योंकि इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स हम लोगों ने पढ़ा कैसे डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है ना, कैसे सेलर ट्रांसपोर्टर के थ्रू से बायर के घर पे सामान पहुंचाता है, कैसे फ्लिपकार्ट आपके घर में अलग अलग लॉजिस्टिक के थ्रू से, मतलब ऑनलाइन कंपनीज जैसे किस तरह से आपके घर में खाना पहुंचाते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी करवाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। सो जैसे जोमेटो को ही देख लो ना, जोमेटो क्या अपना रेस्टोरेंट का खाना पहुंचाते हैं या फिर अलग अलग रेस्टोरेंट का खाना पहुंचाते हैं? प्लीज टेल मी। स्विगी जोमेटो का एग्जांपल ले लेते हैं, घर घर में लोग जानते हैं, स्पेशली द सिटी पॉपुलेशंस, दे नो वेरी मच। गांव साइड में भी ये सब इतना चलता नहीं है, गांव या छोटा शहर में चलता नहीं है, बट स्विगी जोमेटो के बारे में तो आप लोग जानते हो। क्या स्विगी जोमेटो अपना रेस्टोरेंट का खाना बेचता है सर? हेलो? नहीं सर। किसी दूसरे रेस्टोरेंट का खाना बेचता है ना? तो अब स्विगी जोमेटो कौन हो गया बोलो तो? कैरियर हो गया। स्विगी जोमेटो क्या हो गया? कैरियर हो गया। तो जब तक रेस्टोरेंट ने खाना स्विगी जोमेटो के हाथ में दिया, तब तक स्विगी जोमेटो क्या है? डेली है, डेली किसी और का सामान का मेंटेनेंस करेगा फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स, मतलब उसमें मतलब डिस्पोज करने का, रिजर्व करने का कोई राइट उसको नहीं। When the buyer or his agent lawfully obtain possession of the goods, तब lien terminate होता है। सिंपल बात है, बायर मतलब टर्मिनेट होने का अलग अलग कंडीशंस। कैरियर ने बायर को दे दिया, खत्म, लियन खत्म। बायर और इस एजेंट लॉफुली ऑब्टेन पोजीशंस, मतलब बायर या फिर बायर के एजेंट लॉफुली गुड्स को अपने पास रख लिया, और फिर बाई वेवर दे रहा अगर पहले से ही लियन के बारे में वेव करके रखा हुआ है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह का लियन नहीं आएगा, तो इस तरह से भी लियन टर्मिनेट हो सकता है या होता है। द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हैविंग लियन देयरऑन does not lose his lien by reason only that he has obtained a decree of the price of the goods. सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 49 में इसके बारे में बोला है। बोलो सर, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? हेलो, प्लीज टेल मी। हाँ सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? मतलब सेल ऑफ गुड्स किस तरह से काम करता है, यस। सेलर का राइट कैसे आता है, ठीक है? तो मतलब यही बात है। अनपेड से जैसे लास्ट पॉइंट क्या बता रहा है, द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हैविंग a lien thereon does not lose his lien by reason only that he has obtained a degree for the price of the goods. तो just because उसको मतलब पैसा मिलेगा, मतलब जो सेलर है उसको पैसा मिलेगा, उसका उसने बता दिया, डिग्री मतलब इस लाएगा कि तुमने बोल दिया, किसी को कुछ आदेश कर दिया कि आप मेरे को पैसा मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे उस पर अधिकार खत्म हो जाता है। पैसा मिलेगा इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस पर्टिकुलर गुड्स पे अधिकार, पैसा मिलेगा फिर भी ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिला तो ठीक है, इसलिए बोलते हैं डज नॉट लूज हिज लियन बाय रीजन ओनली दैट ही हैज ऑब्टेन्ड अ डिग्री फॉर द प्राइस ऑफ इट। तो बायर ऐसा नहीं बोलेगा तुमको मिलेगा ना पैसा, तुमको मिलेगा ना पैसा, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं सर। सेक्शन 47, 48, 49 राइट ऑफ लियन। अब थोड़ा लियन के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें सेक्शन 47, 48, 49 राइट्स ऑफ लियन। एन अनपेड सेलर हैज अ राइट ऑफ लियन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस व्हाइल ही इज इन पोजीशन until the payment or tender of the price of the goods. It is the right to retain the possession of the goods and refusal to deliver them to the buyer until the price due in respect of them is paid or tendered. सिंपल बात है, बहुत सिंपल सा बात है। वही बात मैंने आपको इसके बारे में मैं आपको बोला ना स्टार्टिंग में, जो आपको सार बोला, सार, सार समझते हो? सार मतलब बार बार बोल रहे हैं, समरी, सब्सटेंसेस, ठीक है? मतलब पूरा खेल का जो मेन बात है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया, और वही बात घुमा फिरा के बार बार, लॉ है ना, थोड़ा घुमा फिरा के, कभी इस सेक्शन के नाम पे, कभी उस सेक्शन के नाम पे, कभी उस सेक्शन के नाम पे बोले जा रहे हैं, माथा खराब करता है। सर क्या जरूरत है, क्या करें? बिजनेस वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स होगा तो लॉ को क्या करें? सिंपल बात को
An unpaid seller has a right of lien on the goods for the price while he is in possession of until the payment of tender of the price of certificate. So it is the right to retain the positions. ये अधिकार है goods का positions रखने का and refusal to deliver them to the buyer. और buyer को delivery करने से अपने आप को रोकने का, buyer को delivery करने से अपने आप को रोकने का until the price due in respect of them is paid or tender. जब तक मुझे पैसा नहीं मिलता है मैं अपने पास अधिकार रखूंगा. The unpaid seller's lien is a possessory lien. Possessory lien मतलब positionally, that is lien can be exercised as long as the seller remains in the possession of the goods. Lien कब तक चलेगा? जब तक सेलर उसको पॉजेस करेगा. और सेलर कब तक पॉजेस करेगा? जब तक पैसा नहीं मिलेगा. Right can be exercised by him in the following cases only, where goods have been sold without any stipulation of credit. मतलब कोई क्रेडिट का स्टिपुलेशन नहीं है, बेसिकली कैश सेल है. लेकिन कोई कैश सेल मतलब पैसा आधा दिया है आधा बाकी है, लेकिन क्रेडिट स्टिपुलेशंस कुछ नहीं लगाएगा कि इतने दिन के अंदर बाकी पेमेंट करना होगा, समथिंग लाइक दैट. Where goods have been sold on credit but the term of credit has expired, और where the buyer becomes insolvent. और अगर पता चलता है कि बायर जो है जिसने खरीदा है वही इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये सभी केसेस में लियन लग जाता है. और इसके बारे में सेक्शन 47, 48, 49 क्लियरली बताता है. जैसे एग्जांपल के तौर पे आप थोड़ा देख सकते हो. He sold certain goods to D for a price of 50,000 and allowed him to pay the price within 1 month. तो फिर टर्म जो टाइम पीरियड है वो एक्सप्लेन कर दिया ना सर. टाइम पीरियड को एक्सप्लेन कर दिया ना. हेलो, बोल दिया कि भाई इतने दिन के अंदर पेमेंट कर देना. 1 मंथ टाइम पीरियड मतलब टाइम स्टिपुलेशन लगाया. बी बिकम्स इंसॉल्वेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ क्रेडिट. और इस पर्टिकुलर क्रेडिट पीरियड के अंदर पता चला बी इंसॉल्वेंट हो चुका है. इंसॉल्वेंट मतलब मार्केट में दिवालिया हो चुका है. दिवालिया ऐसे नहीं होता है, कोर्ट डिक्लेयर करता है. कोर्ट डिक्लेयर करता है जब कोई किसी इंसान के अगेंस्ट में या बैंक वगैरह से बहुत लोन हो गया हो, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, काफी दिनों से ट्राई कर रहा है, उसके संपत्ति से भी रिकवर नहीं हो पाएगा, तब उसे इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है. ठीक है, लोकल लेवल में बताया जाता है, न्यूज़पेपर में छपाया जाता है. न्यूज़पेपर में छपवा दो, कहीं डिक्लेयर कर दो कि ये बंदा इंसॉल्वेंट हो चुका है, कोई भी इस इंसान से कॉन्ट्रैक्ट ना करे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में, क्योंकि पैसा मिलने का कोई गारंटी कोई भी नहीं लेता. ठीक है, तो ये sold certain goods to B for a price of 50K and allowed him to pay the price within 1 month. B becomes insolvent during this period. A, the unpaid seller, can exercise his right of lien. तो सिंपल बात है. 1 महीने में इंसॉल्वेंट पता चल गया तो मैं गुड्स जो है बाकी जो गुड्स है, ठीक है, बाकी जो गुड्स है वो मैं नहीं भेजूंगा. सेलर में एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन इवन वेयर ही इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स एज एजेंट और बेली फॉर द बायर. अगर वो एजेंट के तौर पे भी काम कर रहा है, बेली के तौर पे भी काम कर रहा है, तो भी कर सकता है. द टर्म इंसॉल्वेंट रेफर्स टू ए पर्सन. इंसॉल्वेंट का मतलब ए पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट. पॉइंट टू बी नोटेड, a person is said to be insolvent who has ceased to pay his debts. Who has ceased मतलब क्या? मतलब एकदम जिसको बंद कर दिया गया. सीज मतलब खत्म. दुकान को सीज करने का मतलब क्या? दुकान पे ताला लग गया. Who has ceased to pay his debts in the ordinary course of business. मतलब अपना डेब्ट देने के लिए सक्षम नहीं है अपना लोन रिपे करने के लिए in the ordinary course of business. और cannot pay his debt as they become due. जब ड्यू होगा वो पे नहीं कर पा रहा है. Whether he has committed an act of insolvency or not. भले ही वो इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर आए या ना है, फिर भी वो इंसॉल्वेंट माना जाए. एक्चुअली इंसॉल्वेंसी एक अलग एक्ट होता है सर, जिसको कोर्ट डिक्लेयर करता है. इसलिए बोला ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट. इंसॉल्वेंसी का एक्ट जो है या फिर इंसॉल्वेंसी का जो सिचुएशंस है उस तरह से बिहेव करे ना करे, अगर वो अपना डिप्ट टाइमली या एक्सपायरी डेट के बाद भी पे करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो इन दैट केस ऐसे बंदे को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है. अगेन टर्मिनेशन ऑफ लियन के बारे में बोला. ठीक है, अनपेड सेलर लॉसेस हिज राइट ऑफ लियन अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. Unpaid seller loses his right of lien when he delivers the goods to a carrier or the bailey
for the purpose of transmissions to the buyer without reserving the right of disposal of the goods, where the buyer or his agent lawfully obtained the possession of the goods, where seller was waived the right of lien by estoppel. Estoppel means where the seller so conduct himself that he leads third party to believe that the lien does not exist. एस्टोपेल मतलब क्या बोल रहे हैं सर? एस्टोपेल मतलब क्या बोला जा रहा है? जहां पर सेलर सो कॉन्डक्ट हिमसेल्फ, मतलब जो सेलर है वो इस तरह का बर्ताव कर रहा है, वो इस तरह का बर्ताव कर रहा है जिसपे वो ये बताना चाहता है that he leads third parties to believe that the lien does not exist. समझ रहे सर? मतलब अल्टीमेटली वो यही बताना चाहता है कि लियन नहीं है। मतलब ये एस्टॉपेल करके, मतलब ये बेसिकली लीगली एक फाइनल डिसीजन देना बाय एस्टॉपेल, ठीक है? लीगली एक डिसीजन देना कि एस्टॉपेल इज नॉट देयर। द अनपेड सेलर ऑफ द गुड्स having a lien thereon does not lose his lien by reason only that he has obtained a decree of the price of the goods. वही बात फिर से बोला लियन के अंदर, ठीक है? क्योंकि पहले हम लोग इससे पहले स्टार्टिंग में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? पहले हम लोग अनपेड सेलर के अगेंस्ट में बोल रहे थे, फिर हम लोगों ने लियन को थोड़ा डिटेल्स में देख लिया। ओके, अब हम लोग धीरे धीरे कहाँ बढ़ेंगे? अच्छा, एक एग्जांपल है, ये भी देख लेते हैं। ये सोल्ड अ कार टू बी फॉर ₹1 lakh and delivered the same to the railways. Point to be noted. A sold a car to B for ₹1 lakh. A ने B को एक गाड़ी बेचा 1 लाख and delivered the same to the railways, और उसको रेलवे को दे दिया। क्यों दिया रेलवे को? रेलवे गाड़ी लेके क्या करेगा? खुद ही तो एक बहुत लंबा सा गाड़ी है। The railways for the purpose of transmission to the buyer. रेलवे के थ्रू से वो बायर के पास पहुंचा। The railway receipt was taken in the name of B. रेलवे रिसिप्ट किसके नाम में है? बी के नाम पे। बी कौन है? हेलो सर, बी कौन? सेलर की बायर? बोलो सर। अरे आप लोग कनेक्टेड हो? किसी का आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा आवाज दे दो सर। बी कौन है? बायर की सेलर? सर बायर। बायर, मैंने सेलर लिख दिया गलती से। बी इज द बायर। ओके, ए ने कार बेचा बी को 1 लाख और उस कार को रेलवे के थ्रू से डिलीवर करता है। लेकिन सर यहाँ पर एक चीज देखने लायक है। अब ये रेलवे रिसीव्ड बायर के पास थ्रू ईमेल या थ्रू पोस्ट ऑफिस, जो रेल से पहले बायर के पास पहुंच गया है। अब ये रेलवे रिसिप्ट लेके ये बी साहब रेलवे स्टेशन पहुंचेगा और अपना कार्गो रिसीव करेगा, और ये पहले से ही बी के पास आ गया। अब अगर एक बार रेलवे रिसिप्ट ए ने बी के नाम पे सेंड कर दिया, नाउ ए कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन। तुमने रेलवे रिसिप्ट देके एक्चुअली अपना राइट ऑफ लियन खो बैठे। अब आगे तुम राइट ऑफ लियन नहीं कर पाओ, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट सेक्शन 50 to 52 के अंदर स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बारे में बोला। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब क्या बीच में गाड़ी रोक सकते हैं? मतलब गाड़ी में जो गुड्स है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 50 कहता है व्हेन द बायर ऑफ द गुड्स बिकम इंसॉल्वेंट, जो गुड्स खरीद रहा है अगर वो इंसॉल्वेंट पाया जाता है, अगर मार्केट में खबर में हो जाता है कि इंसॉल्वेंट हो गया है, the unpaid seller who has parted with the possession of the goods has the right of stopping them in transit. सर अगर हमें पता चल गया कि मेरा पैसा मारा जा सकता है, मैंने जिसको बेच रहा हूँ वो मेरा पैसा मार देगा, मैं जानबूझ के थोड़ी ना उसको बेचूंगा। तो he may resume possession of the goods as long as they are in the course of transit and may return them until paid or tendered price of the goods. तब तक अपने पास रिटर्न कर सकता है, तब तक अपने पास रिटर्न कर सकता है जब तक उनको बायर पे या पेड नहीं कर देता। जैसे अगेन वही कॉन्सेप्ट में एक एग्जांपल है, ए ऑफ मुंबई। मुंबई में एक ए बल्कि बंदा है, सोल्ड सर्टेन गुड्स टू बी ऑफ दिल्ली। he delivered the goods to C. He delivered the goods to C. A of Mumbai sold certain goods to B of Delhi, और he delivered the goods to C. C कौन है? C is a carrier, ठीक है? मतलब बेसिकली ट्रांसपोर्ट एजेंसी। फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस गुड्स टू बी, मतलब ए सी के जरिए, ए सी के जरिए, सी कौन है? ट्रांसपोर्टर है। सी कौन है? ट्रांसपोर्टर है।
सी के ट्रांसपोर्ट के जरिए ए गुड्स कहाँ किसको दे रहा है, बी को दे रहा है। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बीच में क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, बिफोर द गुड्स कुड रीच हिम बी बिकम इंसॉल्वेंट। गुड्स बी के पास पहुंचने से पहले खबर मिला कि बी इंसॉल्वेंट है एंड ए केम टू नो अबाउट इट, और ए को मतलब जो सेलर है उसको इसका खबर मिल गया। नॉर्मली जो बिजनेसमैन होते हैं उनको खबर रखना पड़ता है। Now A can stop the goods in transit by giving a notice of it to C. अब वो ट्रांसपोर्टर को किसी भी तरह से नोटिस करके रोक सकता है, भाई रुक जा, मेरा गाड़ी मत लेके जा और डिलीवरी भी मत कर। हेलो, बोलो सर। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया? सेक्शन 50। हेलो, यस सर। सेक्शन 51 ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट के बारे में बात करता है। थैंक यू सर। Goods are deemed to be in the course of transit from time when that they are delivered to a carrier or other way for the purpose of transmission to the buyer until the buyer or his agent in that behalf takes delivery of them from such carrier of the vehicle. If the goods are rejected by the buyer and the carrier, अगर goods buyer reject कर देता है and the carrier or the other belly, ऐसा बेली मतलब बार बार बोल रहा हूँ, मतलब जो इतना देर से टेक केयर कर रहा है, जैसे कैरियर को भी हम लोग बेली मान सकते हैं, ठीक है। मतलब जब तक ट्रांसपोर्टर के पास में गुड्स है, ट्रांसपोर्टर गुड्स का ओनर थोड़ी, गुड्स का ओनर सेलर था जिसने अपने गुड्स को किसी और को प्रॉपर्टी को पास कर रहा है। अब जो बीच में है, जो टेक केयर कर रहा है, वो बेली है, मतलब ट्रांसपोर्टर। If the goods are rejected by the buyer and the carrier or other belly continues in possession of them, the transit is not deemed to be at the end, at an end. Transit end नहीं हुआ, even if the seller has refused to receive them back. तब माने ट्रांजिट का ड्यूरेशन को समझो। मानो बायर ने गुड्स रिजेक्ट कर दिया, ट्रांसपोर्टर ने गुड्स अभी भी अपने पास रखा है। The transit is not deemed to be at an end. ट्रांजिट खत्म तब तक नहीं होगा, मान लिया जाएगा, इवन इफ द सेलर हैज रिफ्यूज्ड टू रिसीव देम बैक। अगर सेलर भी उसको रिसीव नहीं करता है तब भी ये माना जाएगा कि ट्रांजिट खत्म नहीं हुआ है। मतलब एक तरफ से सेटलमेंट तो होना पड़ेगा। अगर बायर ने रिजेक्ट किया है तो सेलर को वो बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या फिर वाइस वर्सा। अगर सेलर नहीं देता है, जैसे बायर एक्सेप्ट कर लेते कि भाई मेरे को डिलीवरी नहीं हुआ है, सिमिलरली अगर बायर रिजेक्ट करता है तो सेलर को मानना पड़ेगा कि ये डिलीवरी नहीं हुआ है, बायर रिजेक्ट कर दिया। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से नहीं होगा तब तक ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट चलता जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, फ्लिपकार्ट वगैरह या ऑनलाइन जो ई कॉमर्स वाले हैं, ये देखना कभी कभी क्या होता है कि उसने कोई गुड्स आपके घर में लिया, मतलब आपने कोई गुड्स ऑर्डर किया था और गुड्स आपके घर में डिलीवरी होके आया और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये कब तक ट्रांजिट में रहेगा? हेलो, बोलो सर, कब तक ट्रांजिट में रहेगा? जब तक बाय सेलर के पास वापस जाएगा। जब तक ये सेलर के पास वापस नहीं जाता। अगर सेलर जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेगा तब तक ये ट्रांजिट में रहेगा। इसीलिए आप देखना, जो डिलीवरी का काम करते हैं, जो डिलीवरी एजेंट है, जो बेसिकली डिलीवरी एजेंट मतलब वो जो फ्लिपकार्ट के बिहाफ में काम करता है, इसीलिए दे आर कॉल्ड डिलीवरी एजेंट। अब वो आपको ना एक बार नहीं, कम से कम 3 बार ट्राई करेगा डिलीवरी करने का। डिलीवरी एजेंट ट्राई करता जाएगा, फिर भी अगर वो एक्सेप्ट नहीं होता है बायर से, फिर जाके फ्लिपकार्ट उसको चेक करेगा या जो भी ऑनलाइन सेलर हो, फिर जाके वो उसको एक्सेप्ट करेगा और तभी जाके ट्रांजिट खत्म हो। तो वेरी सेंसिटिव और टाइम टेकिंग मैटर, बट ऐसा ही होता है। When goods are delivered to a ship chartered by the buyer, ठीक है, मतलब पर्सनल शिप में गया है, it is a question depending on the circumstances of the particular case whether they are in the position of the master as a carrier or as an agent of the buyer। मतलब क्या ये गुड्स जहाज के मास्टर के थ्रू से जा रहा है या फिर बायर के एजेंट के थ्रू से जा रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि गुड्स ट्रांजिट में है। अगर बायर के एजेंट के पास है मतलब सोचो कि डिलीवरी हो चुका है एक तरह से, और अगर मास्टर के पास है तो मतलब ट्रांजिट में अभी भी
क्योंकि मास्टर मतलब जो शिप का मास्टर है वो जब तक उसको पहुंचा नहीं देगा तब तक चलता जाएगा। Where part delivery of the goods has been made by the buyer to or his agent in that behalf, the remainder of the goods may be stopped in transit unless such part delivery has been given in such circumstances as to show an agreement to give a portion of the whole goods, तब भी माना जाएगा कि ट्रांजिट चल रहा है। मतलब डिलीवरी पार्ट हुआ है ना, अभी भी पार्ट बाकी है, तो तब भी माना जाएगा कि ये ट्रांजिट वगैरह अभी भी चल रहा है। तो ये हम लोग क्या पढ़े, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, सेक्शन 51। हाउ स्टॉपेज इज ट्रांजिट इज इफेक्टेड, इफेक्टेड के बारे में सेक्शन 52 बात करता है। The unpaid seller may exercise his right of stoppage in transit either by taking actual possession of the goods or by giving notice of his claim to the carrier or other bailee in whose possession the goods are. Unpaid seller या तो अपना राइट को एक्सरसाइज करेगा, मतलब अपना अधिकार को दिखाएगा, नोटिस देगा बेली को, मतलब ट्रांसपोर्टर को या कैरियर को। Such notice may be given either to the person in actual possession of the goods or to his principals. मतलब कैरियर को भी दे सकता है या फिर बायर को भी दे सकता है या फिर कैरियर का जो मेन है उसको भी दे सकता है। In the latter case, the notice to be effectual shall be given at such time in such circumstances that the principal, by the exercise of reasonable diligence, may communicate to his servant or agent in time to prevent the delivery to the buyer. मतलब ये सभी चीजें टाइम पे होना चाहिए, रीजनेबल डिलीजेंस यूज करना है। मतलब अगर एजेंट ने डिलीवरी कर दिया उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा, तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन वे में काम बनता है सर, बहुत इफेक्टिव वे में करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एक चीज है कि जब सेलर ये सोचता है कि मुझे रोकना है तो टाइम पे रोक और इसके लिए किसको किसको खबर दिया जा सकता है, वही ये बात कर रहा है। जो बायर है उसको भी, बायर को छोड़ो, बेली को बेसिकली, बेली, बेलीज एजेंट, ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर एजेंट, प्रिंसिपल, सर्वेंट, जिसको हो सके जो बेसिकली अथॉरिटी लेके हैं उन तक अगर खबर पहुंचता है तो डिलीवरी को रोका जा सकता है। When notice of stoppage in transit is given by the seller to the carrier or other bailee in possession of the goods, he shall redeliver the goods to or according to the directions of the seller, the expenses of such redelivery shall borne by the seller. बात को समझे सर, ट्रांसपोर्टर के पास गुड्स है, ठीक है, ट्रांसपोर्टर के पास गुड्स है, अब सेलर ने सेलर जो है वो गुड्स को बीच में रोक रहा है, ठीक है, रोक के कहता है, मतलब एग्जांपल लेता हूं सर, मानो मिस्टर बी को गुड्स डिलीवरी कर रहा था, अब सी ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा था, अब बीच में मिस्टर ए कहता है, मानो मिस्टर ए दिल्ली से सामान लेके कोलकाता आ रहा था, अब कोलकाता वाला बी मानो किसी कारण से इंसॉल्वेंट पाया गया, तो मिस्टर ए क्या करेगा, सी को क्या बोलेगा, कैरियर ट्रांसपोर्टर को, बोलो सर क्या करेगा, डिलीवरी करने बोलेगा कि रोकने बोलेगा, बोलो ना, डिलीवरी करने बोलेगा कि रोकने बोलेगा, अरे कुछ तो फीडबैक दो सर। सर रोकने बोलेंगे। रोकने बोलेगा, या फिर ऐसे भी तो बोल सकता है मानो मिस्टर दिल्ली वाला मिस्टर ए का कोई दूसरा भी कस्टमर है तो कोलकाता में नहीं है, से फॉर एग्जांपल भुवनेश्वर में है, तो क्या क्या बोलेगा, रीडिलीवर करने बोलेगा। अच्छा कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता आएगा फिर कोलकाता से भुवनेश्वर जाएगा, खर्चा तो पड़ेगा, तो ये खर्चा क्या ट्रांसपोर्टर पे करेगा कि सेलर पे करेगा, तो बायर पे करेगा कि सेलर पे करेगा, ऑब्वियसली जिसके डायरेक्शन से होगा सेलर को पे करना, सेलर को पे करना होगा। सही है, यही है, यही चीज को यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में जो मैं आपको इतना देर से समझा रहा था, और थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, वही चीजें थोड़ा एक्सप्लेन किया है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, वही चीज को एनालिसिस किया है जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर और भी सारा आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर एक्सेप्शंस वेयर अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट आर डिफीटेड, exceptions where unpaid seller's right of lien and stoppage in transit are defeated. But when the seller has assented to the sale, mortgage or other dispositions of the goods made by the buyer. Example जैसे इसे केस बना था Mount DF Limited versus J&J Provisions Company के बीच में. They entered into a contract to sell cartoons in possessions of a Wayfinger. Wayfinger मतलब जो पोर्ट का चार्ज में रहते हैं, ठीक है. Possessions of the Wayfinger to B.
A entered into a contract to sell cartoons in possession of Wayfinger to B and agreed with B that the price will be paid to A from the sale proceeds recovered from his customer. Now B sold goods to C and C duly paid to B, but anyhow B failed to make the payment to A. A wanted to exercise his right of lien and ordered the Wayfinger not to make delivery to C, held that the seller has assented to the resale of the goods by the buyer to the sub-buyers. As a result of A's right to lien is defeated. इसमें ए का जो राइट है वो डिफिट हो जाता है। ए कौन था? ए बेसिकली सेलर था, बट फिर भी उसका लियन जो है वो डिफिट हो जाता है। ये एक्सेप्शनल कंडीशंस में ऐसा होता है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस में ऐसा होता है जिस केस में ये देखा जाता है कि जो मेन सेलर है उसका जो राइट टू लियन है वो डिफिट हो जाता है, ठीक है। उसी का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, मैं फिर से आपको एग्जांपल बताता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया मैं फिर से समझाता हूं। Exceptions where unpaid seller's right of lien and stoppage in transit are defeated, ठीक है। इसका एक केस ये था, दो सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है, ठीक है। दो सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है। जैसे इस केस में क्या बना था, आपको मैं फिर से स्टोरी सुनाता हूं, आप ध्यान से सुनना। ए मेन सेलर है जो सेल कर रहा है कार्टून, लेकिन ये सेल का ये किसके पोजीशंस पे है? ये पोर्ट में, ठीक है। ये पोर्ट में वेयरफिंगर के पास, लेकिन ये सेल किसको कर रहा है? ए बी को कर, एंड एग्रीड विद बी दैट द प्राइस विल बी पेड टू ए फ्रॉम द सेल प्रोसीड्स रिकवर्ड फ्रॉम हिज कस्टमर, ठीक है। मतलब बी सेल करके जो भी पैसा मिलेगा वो ए को देगा। नाउ बी सोल्ड गुड्स टू सी, बी ने सी को पैसा दिया, सॉरी बी को सेल किया प्रोडक्ट, जो कार्टून है बी ने सी को सेल किया, एंड सी ड्यूली पेड टू बी, सी ने बी को पेमेंट किया, बट एनी हाउ बी फेल्ड टू मेक द पेमेंट टू ए। बी ने ए को पेमेंट करना था ना, क्योंकि ए ने बी को बोला था कि तुम कार्टून बेच के जो भी पैसा मुझे मिलेगा वो मुझे पेमेंट कर दो। अब बी ने सी को बेचा सर, बी ने सी को सेल किया और सी ने भी पेमेंट किया, बट बी बाद में ए को पेमेंट करने में फेल हो गया। नाउ अब बात को समझे। अब ए बोल रहा है इज राइट ऑफ लियन, ए अभी अपना राइट ऑफ अधिकार दिखाना चाहता है क्योंकि मेन सेलर वही था, एंड ऑर्डर्ड द वेयरफिंगर, मतलब जो पोर्ट का इंचार्ज में है, ऑर्डर्ड द वेयरफिंगर नॉट टू मेक डिलीवरी टू सी। अब ए बोल रहा है वेयरफिंगर को कि तुम सी को डिलीवरी मत करना, वेयरफिंगर को बोल रहा है तुम सी को डिलीवरी मत करना, डिलीवरी ना कर रहा है, क्रॉस दिया इसलिए मैंने, क्वेश्चन नहीं है। क्या सच में ए के कहने पे जो मेन सेलर है इज द मेन सेलर, क्या सच में ए के कहने पे वेयरफिंगर सी को डिलीवरी नहीं करेगा? हेलो, क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? ऐसे आप कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्योंकि पहला बात कि ये बायर से सब बायर पे चला गया। ए और बी के केस में बायर कौन है सर? बोलो ना, ए बी में बायर कौन? बी है। बी सी में बायर कौन है? सी है। तो पहले ए बी को बोला, फिर बी सी को बेचा, तो बी से सी, जो अगर मैं सी के लिए बात करूं तो ए सी के लिए क्या होगा? बायर होगा कि सब बायर होगा? ए और सी में क्या रिश्ता बन रहा है? सब बायर, मेन बायर तो नहीं, सब बायर। तो held that the seller had assented to the resale of the goods by the buyer to the sub buyer, and as a result of A's right to lien is defeated। और इसी में ये सब बायर के केस में ये ट्रांजिट में रोकना या फिर वेयरफिंगर को बोल के रोकना, ये पावर नहीं रहेगा, क्योंकि ए ने जो कुछ भी बोला था, बी ने अगर सी को बेचा था तो ए के कहने पे बोला बेचा था, है ना सर? ए ने अगर सी को बेचा था, बी ने अगर सी को सेल किया था, तो बी के ए के कहने पे बेचा। तो ऐसे सिचुएशंस में कभी भी आप सोचो जरा,
ऐसे सिचुएशंस में कभी भी, क्योंकि आपके हाथ से मतलब मेन सेलर के हाथ से कंट्रोल छूट रहा है, क्योंकि वो मेन बायर से सब बायर पे चला गया, अब इस केस में उसके पास लियन का राइट नहीं रहेगा। और एक सिचुएशन पे भी ऐसा हो सकता है, when a document of title of goods has been transferred to the buyer and buyer transfer the documents to a person who has bought goods in good faith for value, that is for price, then provision of subsection 1 stipulates as follows। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर गुड्स नहीं, गुड्स का टाइटल ट्रांसफर हो रहा है। टाइटल मतलब पेपर, पेपर इन द सेंस, से फॉर एग्जांपल रेलवे रिसिप्ट्स, बिल ऑफ लैडिंग। हेलो, मानो बायर, सेलर ने बायर को रेलवे रिसिप्ट बेचा, मतलब बेचा नहीं, ट्रांसफर किया। सिंपल एग्जांपल लेता हूं, एक ए ने बी को रेलवे रिसिप्ट ट्रांसफर कर दिया, और आपको तो पता है रेलवे रिसिप्ट या बिल ऑफ लैडिंग जिसके पास होता है, जिसके पास होता है वही गुड्स रिसीव करेगा, और रेलवे हो या पोर्ट अथॉरिटी को उसी को हाथ पे डिलीवरी करेगा। अब अगर ए बी को रेलवे रिसिप्ट या बिल ऑफ लैडिंग, जो टाइटल ऑफ द गुड्स हिस्सा माना जाता है, अगर ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर देता है, अब बी वही डॉक्यूमेंट सी को दे देता है। अब फिर बाद में ए अगर बोलता है, ठीक है, अगर ए बाद में रेल को मानो बोलता है कि तुम सी को डिलीवरी मत देना, क्या ये के पास राइट रहेगा? नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस केस में गुड नहीं था, टाइटल ऑफ द गुड्स पेपर था। वही कह रहा है सर, when a document of title to goods has been transferred to the buyer and the buyer transfer the documents to a person who has bought goods in good faith, मतलब एकदम सही सच्चे दिल से, ठीक है, गुड फेथ मतलब कोई विदाउट एनी हेजिटेशन, फॉर वैल्यू, जो दाम था वही दिया, फॉर प्राइस, दैट इज द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। if the last mentioned transfer is by way of sale, right of lien or stoppage in transit is defeated। if the last mentioned transfer is by way of pledge, unpaid seller's right of lien or stoppage only be exercised subject to the right of the pledge। अब प्लेज क्या होता है जानते हो सर? प्लेज इज काइंड ऑफ, जैसे मान लो आपने किसी को लोन दिया, ये थोड़ा एडवांस लेवल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्लेजर प्लेजी होता है, ठीक है, जैसे बेला बेली होता है ना वैसा ही। अब आपके मन में चले सर प्लेजर प्लेजी क्या है? मानो आपने किसी को लोन दिया और बदले में उससे कोई मॉर्टगेज रखा, तो वो जो बंदा आपको उसका एसेट मॉर्टगेज किया ना, वो प्लेजर बन गया और आप प्लेजी बन गए। बात समझे सर? आप बैंक को दिमाग में रख सकते हो। से फॉर एग्जांपल बैंक ने आपको लोन दिया से फॉर एग्जांपल 10 लाख, सिमिलर वैल्यूएशन का एक ज्वेलरी आप बैंक के पास प्लेज कर, बदले में बैंक आपको लोन देगी। अब अगर आप लोन रीपे नहीं करोगे, अगर आप लोन रीपे नहीं करोगे तो बैंक कौन है? तब आप यहाँ पर कौन बन गए? एसेट, एसेट का प्लेज किसने किया? आपने, आप बन गए प्लेजर। प्लेजी कौन बन गया? बैंक, क्योंकि आपका एसेट को, आपका जो एसेट है वो एसेट को टेक केयर कौन करेगा? उस एसेट का टेक केयर हो, कंट्रोलिंग अभी बैंक के पास है, तो प्लेजी बन गया। अगर आप पेमेंट कर देते हो तो नो प्रॉब्लम, बट अगर पेमेंट नहीं होता है, सिमिलरली अनपेड सेलर हो सकता है। तो सिमिलर वही बात कर रहा है, इफ द लास्ट मेंशन ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ प्लेज, सेल है तो राइट ऑफ लियन डिफीट हो गया फुल्ली। प्लेज के केस में अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज ओनली बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू द राइट्स ऑफ द प्लेजी। ये प्लेजी के ऊपर डिपेंड करता है, क्या क्या प्लेजी को सच में उस पर्टिकुलर टाइटल मतलब डॉक्यूमेंट्स पे अधिकार होगा कि नहीं होगा, ये सब्जेक्ट टू कंडीशंस है। मतलब अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर गोल्ड पे बैंक का अधिकार आ जाएगा, लेकिन अगर आपने पेमेंट किया तो ऑटोमेटिकली वो छूट जाता है। तो प्लेजर प्लेजी कॉन्सेप्ट में सब्जेक्ट टू प्लेजीज राइट, सब्जेक्ट टू द राइट्स ऑफ द प्लेजी, बट नॉर्मल केस में स्टॉपेज इन ट्रांजिट डिफीट हो जाए, क्योंकि ये सेकेंड पार्टी थर्ड पार्टी के ट्रांसफर हो जा रहा। बट प्लेज के केस में डिपेंड करता है, प्लेज के केस में राइट्स ऑफ द प्लेजी। बोलो सर, समझ में आया बात? कह रहे हाँ सर।
Similarly, यहाँ पर effect of stoppage, the contract of sale is not resigned when the seller exercises the right of stoppage in transit. The contract still remain in force. मतलब ऐसा नहीं कि अगर कोई stoppage in transit कर देता है तो contract खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है. The contract still remains in force and the buyer can ask for delivery of goods and payment the price. Buyer के पास तभी भी right होता है कि वो अभी भी बाकी पैसा पेमेंट करके डिलीवरी ले सकते. ट्रांजिट में स्टॉप करने का मतलब ऐसा नहीं कि वो रिसाइंडेड हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, नॉट लाइक दैट. এই সবাই বুঝতে পারছে তো? অনেকগুলো কথা একসাথে বলে যাচ্ছি তখন থেকে. বলো স্যার. राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ रीसेल में सेक्शन 54 आया. The right of resale is a very valuable right given to an unpaid seller. In the absence of this right, the unpaid seller's others right against the goods that is lien and stoppage in transit. एक चीज तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि अगर एक अनपेड सेलर है तो उसके पास लियन आ जाता है, गुड्स का अपने शॉर्ट टर्म पोजीशंस पे ले सकता है या फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर देता है. ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं क्या वो गुड्स को रीसेल कर सकता है किसी और को. सेक्शन 54 उसके बारे में बात करता है. The right of resale is very valuable right even given to an unpaid seller. In the absence of this right, the unpaid seller's other right against the goods that is lien and stoppage in transit would not have been of much use because these rights only entitle the unpaid seller to retain the goods until paid by the buyer. Try to understand, sir. Law कहना क्या चाहता है? मानो चलो एक सिंपल एग्जांपल ले. फ्लिपकार्ट ने आपको फोन बेचा बट आपने फ्लिपकार्ट का पेमेंट बाकी रख लिया. हेलो, मैं थोड़ा B2B बोल रहा हूँ, थोड़ा B2B एग्जांपल ले रहा हूँ. B2B इन द सेंस मानो एक फोन नहीं, ऐसे 10 फोन आपने परचेस किया या 1000 फोन परचेस किया. ठीक है, नो पॉइंट इज दैट अगर आपने पेमेंट बाकी रख लिया तो फ्लिपकार्ट क्या बन जाएगा? सिंपल में फ्लिपकार्ट, अच्छा फ्लिपकार्ट नहीं, आप इसको मान लो, इन्फिनिक्स को मान लो, ये सेलर है ना, ये मेन कंपनी है, हम इसी को सेलर मान लेते हैं. तो सेलर, आप अगर पेमेंट नहीं करोगे, इंसॉल्वेंट हो जाओगे, ठीक है, तो सेलर के पास दो राइट है. एक लियन का राइट है, जो डिलीवरी नहीं हुआ उसको लियन कर सकता है, या जो डिलीवरी हुआ है उसमें क्लेम कर सकता है, या फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है. लेकिन एक बात समझो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर दे या लियन कर दे, दोनों केस में अगर बायर पे कर देता है तो उनको छोड़ना पड़ेगा. लेकिन क्वेश्चन इज दैट अगर बायर कभी भी पेमेंट नहीं करेगा तो, अगर बायर हमेशा के लिए सोच लिया कि मेरे से पेमेंट नहीं हो पाएगा तो लियन करके ही क्या होगा और स्टॉपेज इन ट्रांजिट करके ही क्या फायदा. अगर अगर सेलर को रिसेल करने का पावर ना आएगा. इसीलिए सेक्शन 54 जो है ये सेलर को एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट देने के लिए लिया गया है सर. The right of resale is a very valuable right given to an unpaid seller. In the absence of the right of this right, इस अधिकार के कारण the unpaid seller's others right, जैसे कि लियन लगाना, स्टॉपेज इन ट्रांजिट करना, would not have been of much use because these rights only entitle the unpaid seller to retain the goods. वो सिर्फ गुड्स को रिटर्न कर सकता है जब तक बायर पे नहीं कर देता. बट पैसा वाइज पे कोई फायदा नहीं है, फर्दर लॉस से अपने आप को बचा सकता है, दैट्स इट. बट जो ऑलरेडी बेच दिया उसका क्या? तभी तो हम अनपेड सेलर है ना, मेरा पैसा बाकी है तभी तो हम अपने आप को अनपेड सेलर बोल रहे हैं. अगर मेरा पैसा मुझे मिल जाता तो हमने आपको अनपेड सेलर थोड़ी बोलते. अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट टू रीसेल द गुड्स अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस. अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है, मानो कि जो गुड्स है वो अगर बायर टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है तो वो किसी दूसरे बायर को बेच सकता है. इवन बायर को, मतलब सेलर जो है उसको, मतलब जो एक्चुअल बायर था उसको इन्फॉर्म करने का भी जरूरत नहीं है. इन सच ए केस द बायर नीड नॉट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द इंटेंशन ऑफ द रीसेल. द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट टू रीसेल द गुड्स अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस. उसको बताने का भी जरूरत नहीं, where he gives notice to the buyer of his intention to resell the goods.
where he gives notice to the buyer of his intention to resell the goods. If after the receipt of such notice of the buyer fails within a reasonable time to pay or tender the price, the seller may resell the goods. Time दे दिया, उसके बाद भी पेमेंट नहीं आया, अब resell कर. It may be noted that in such a cases, on the resale of the goods, the seller is also entitled to recover the difference between the contract price and the resale price. मानो A के साथ B का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 10 लाख का. जब पेमेंट का बारी आया, बी फेल हो गया या फिर टाइम निकल गया, बी ने पे नहीं किया. बी बायर है, ए सेलर है. अब क्योंकि टाइम निकल गया, ए सी को सेल कर दिया, बट सी से ए को उतना पैसा नहीं मिला. से फॉर एग्जांपल 7 लाख मिला, लेकिन ए और बी का मेन कॉन्ट्रैक्ट कितने का? 10 लाख का. तो इसका मतलब है कि 10 लाख माइनस 7 लाख, 3 लाख जो बैलेंस अभी भी है ना, इसका अधिकार अभी भी ए के पास है कि ए बी से क्लेम कर सकता है डैमेज के तौर पे. Recover the difference between the contract price and resale price from the original buyer as damages. ये 3 लाख डैमेज के तौर पे क्लेम हो सकता है. आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है बात. कोई डाउट हो तो पूछिए सर. मैं तो आपको एक एक करके बहुत सारा सेक्शंस कवर करे जा रहा हूँ, पर फिर भी मैं बीच बीच में पूछ भी रहा हूँ कि कहीं पर अगर कोई डाउट हो रहा है, समझने में दिक्कत हो रहा है, बोलो, मैं रिपीट करूँ. हेलो, अरे बोझे যাচ্ছে तो. हाँ सर. Retain the profit if the resale price is higher than the contract price. अच्छा, अगर resale price contract price से ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट को भी सेलर रख सकता है अपने पास, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. It may also be noted that the seller can recover damages and retain the profit only when the goods are resold after giving notice to the resale to the buyer. लेकिन इसका नोटिस बायर को होना चाहिए, जो मेन बायर. Thus, if the goods are resold by the seller without giving any notice to the buyer, the seller cannot recover the loss suffered on resale. अगर मेन बायर को नोटिस नहीं दिया और सेलर ने सेल करके, मतलब मानो 10 लाख की जगह 7 लाख पे सेल किया किसी और को, और ये मेन बायर को पता ही नहीं है, और फिर बाद में आके बोलता है कि भाई मेरे को सेल करके 7 लाख मिला, तुमसे 10 लाख मिलना था मेन कॉन्ट्रैक्ट में, तो 7 लाख माइनस करके आप बोलते हो कि 3 लाख दो. लेकिन अगर तुमने मेन बायर को इंटीमेशन नहीं दिया, तो इन दैट केस द मेन बायर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू रिकवर द लॉस. मतलब रिकवर द लॉस मतलब लॉस को भरपाई नहीं करेगा वो. ठीक है. मोर एवर, इफ देयर इज एनी प्रॉफिट ऑन रिसेल, he must return it to the original buyer. That is, he cannot keep such surplus within him. अगर एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा तो बायर को देना पड़ेगा, क्योंकि वो इन्फॉर्म नहीं किया. 54 सबसेक्शन 2 कहता है, बट इंटीमेशन करके करेगा, नो प्रॉब्लम. Where an unpaid seller who has exercised his right of lien or stoppage in transit resells the goods, the subsequent buyer acquires the goods title thereof as against the original buyer, despite the fact that the notice of resale has not been given by the seller of the original buyer. क्या है point? Where an unpaid seller who has exercised his right of lien or stoppage in transit resell the goods. Yes, कर सकता है. ठीक है. Unpaid seller lien लगाने के बाद भी, stoppage in transit के बाद भी goods को resell कर सकता है. A resale by the seller where a right of resale is expressly reserved in a contract of sale. Sometimes expressly मतलब clear cut कहा जाता है, agreed between the seller and the buyer that in case the buyer makes default in payment of the price, the seller will resell the goods to some other person. In such a case, the seller is said to have reserved his right of resale. उसके पास पहले से ही right reserve हो जाता है, and he may resell the goods on buyer's default. It may be noted that in such a case, seller is not required to give notice of resale. ऐसे केसेस में उसको रीसेल का नोटिस देने का भी जरूरत नहीं होता है. He is entitled to recover damages from the original buyer even if no notice of resale is given. अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा बोला हुआ है तो ना कोई नोटिस, ना कोई कुछ, ना कोई इंटीमेशन. सेलर के पास रीसेल करने का राइट है, अनपेड सेलर के पास, और बायर से डैमेज क्लेम करने का भी पूरा राइट आ जाता है, क्योंकि ये पहले से ही क्लियर हो जाता है. पर प्रॉपर्टी इनपुट्स हैज नॉट पास टू द बायर. अगर मानो प्रॉपर्टी बायर के पास अभी तक गया ही नहीं है, the unpaid seller has in addition to his remedies of right of withholding delivery of goods, मतलब डिलीवरी तो रोक ही सकता है. The right is similar to lien and is called quasi lien. तो मतलब सेल हुआ है,
बट अभी भी बायर को प्रॉपर्टी पास नहीं हुआ तो वो डिलीवरी को रोक सकता है। और इस तरह का कॉन्सेप्ट को हम लोग लियन ही बोलते हैं, बट इसको थोड़ा और क्लियरिटी से क्वासी लियन बोलते हैं। मतलब प्रॉपर्टी पास हो जाए तो लियन आ जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी पास नहीं होता है तो इसे क्वासी लियन, बस इतना फर्क है। ठीक है। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। अब इतना देर से हम लोग गुड्स के ऊपर चर्चा कर रहे थे सर। हेलो, इतने देर से मैं आपके साथ गुड्स पे चर्चा कर रहा हूँ। अब अगला कुछ मिनट थोड़ा सुन लो, इतना देर से पेशेंस रखे हो तो थोड़ा और सुन लो सर, तो फिर ये चैप्टर को मैं कवर कर दूंगा। बात ऐसा है कि दो तीन चीजें हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग अभी थोड़ा बात कर लेंगे द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, फिर मैं आपको ये बताऊंगा रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। ओके, ये दोनों चीज सुनोगे तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके सर, तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए लॉ को सुनने के लिए और जानने के लिए, और फिर बाद में घर पे प्रैक्टिस जरूर करें। अनपेड सेलर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम पर्पज सर। ओके, और क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको गिवन रखूंगा, आप लोग वहां से प्रैक्टिस करें, कहीं और से प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें। और जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा यहाँ से जरूर प्रैक्टिस करें। एमसीक्यू एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों आपको काम आएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। अब सेलर को बायर के पास क्या अधिकार मिलेगा अगर कोई मेरा पैसा मार के चला जाता है? ठीक है, जाएगा कहाँ भाग के, है ना, जाने देंगे नहीं तो कहाँ जाओगे? राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली। ठीक है, पर्सनल क्या लायबिलिटी है बायर का? An unpaid seller can enforce certain rights, कुछ राइट है बायर सेलर के पास जो जिसको वो एनफोर्स कर सकता है, मतलब लागू कर सकता है अगेंस्ट द गुड्स एज वेल एज अगेंस्ट द बायर पर्सनली। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर आर अदरवाइज नोन एज सेलर्स रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सर इसको एक्चुअली ब्रीच कहते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब, सर इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे बोलता हूँ, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, बट यहाँ पर क्या हुआ ना, जो वादा किया था निभाया नहीं गया। ठीक है, जो वादा किया था वो नहीं निभा पाए, तो अगर नहीं निभा पाए तो सेलर का बायर पे राइट आता है। पर्सनल जिंदगी हो तो राइट अलग लेवल में देखा जाता है, लेकिन अगर बिजनेस रिलेटेड मैटर हो तो इसमें भी अलग लेवल से। द राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली आर कॉल्ड राइट्स इन पर्सनम, क्योंकि वो पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट होती है, इसलिए इसको राइट्स इन पर्सनम कहा जाता है। ठीक है, राइट इन पर्सनम ये लैटिन है, मतलब पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट होता है। एंड इन एडिशन टू इज राइट अगेंस्ट द गुड्स, मतलब गुड्स में भी तो राइट आएगा, साथ में पर्सनल भी आ सकता है, इसे राइट्स इन पर्सनम कहा जाता है, लैटिन फ्रेज। The right against the buyer are as follows: suit for price, जो पैसा नहीं मिला उसके लिए केस, सेक्शन 55, where under a contract of sale the property in the goods has passed to the buyer and the buyer wrongly neglects or refuses to pay the goods according to the terms of the contract, the seller may sue him for the price of the goods। केस कर देंगे प्राइस के लिए, सेक्शन 55 सबसेक्शन 1, where under a contract of sale the price is payable on a certain day irrespective of delivery and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay such price, मतलब चाहे डिलीवरी हो या ना हो, the seller may sue him for the price although the property in goods has not passed। ठीक है, and the goods have not been appropriated to the contract, goods पास ही नहीं हुआ फिर भी buyer ने पे नहीं किया as per the contract, in that case also seller can sue case। ओके, केस शूट करने का पावर दोनों केस में है, 55 सबसेक्शन 1 के तहत एज वेल एज 55 सबसेक्शन 2 के तहत। 55 1 में डिलीवरी हो ना हो कर ही सकता है, सॉरी 55 1 में नॉर्मल है कि आपने पेमेंट नहीं किया केस करें। 55 2 में बोल रहे हैं डिलीवरी इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिलीवरी और प्रॉपर्टी पास हो ना हो फिर भी केस हो सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ही बोला हुआ था। Suit for damages for non-acceptance, where the buyer wrongfully neglects or refuses to accept and pay for the goods. The seller may sue him for damages for non-acceptance. As regards measures of damages, Section 73 of the Indian Contract Act 1872 applies in this case. Contract Act का Section 73 डैमेज के ऊपर बात करता है। कैसा डैमेज? Repudiation of contract before due date, where the buyer repudiates the contract before the due date of delivery. The seller may treat the contract as rescinded as true damages for the breach.
मतलब समय आने से पहले ही तुमने कैंसिल कर दिया। दिस इज नोन एज द रूल ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी, समय नहीं आया पहले ही कर दिया ब्रीच, ड्यू डेट नहीं आया पहले ही कर दिया। एंड सूट फॉर इंटरेस्ट, where there is a specific agreement between the seller and the buyer as to interest on price of goods from the date on which payment becomes due। मतलब जब से ड्यू होगा उसके बाद भी अगर पेमेंट नहीं होता पर डे के हिसाब से सूद लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। The seller may recover interest from buyer. If however there is no specific agreement to this effect, the seller may charge interest on the price when it becomes due from such day as been notified to the buyer। मतलब अगर पहले से भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, बाद में भी ड्यू डेट के बाद भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि अगर तुम पेमेंट में देरी करते हो तो मैं पर डे के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी द कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट टू द सेलर। अच्छा, अगर बायर सेलर पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो कोर्ट इन दैट केस खुद आके भी इंटरेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है। सेलर को इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए बोलेगा बायर, द कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट टू द सेलर इन शूट बाय हिम एट सच रेट एज it thinks fit on the amount of the price or the date of tender of the goods or the date on which the price was payable। मतलब जो रीजनेबल इंटरेस्ट होना चाहिए मार्केट रेट के हिसाब से उतना तो कोर्ट भी बता सकता है कि इतना देरी करके आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट तो भुगतना पड़ेगा। तो दो बात हो गया, एक एंटीसिपेटरी ब्रीच, ठीक है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है, ठीक है, और दूसरा सूट फॉर इंटरेस्ट हो सकता है। When the buyer repudiates the contract before the due date of delivery, the seller may treat the contract resigned as true damages for the breach। मतलब सिंपल बात है, इसमें पूरा डैमेज क्लेम करो, जो लॉस होगा पूरा डैमेज देना है। 10 लाख का लॉस है 10 लाख दो, मतलब एज पर कॉन्ट्रैक्ट जितना लॉस सेलर को होगा पूरा देना पड़ेगा। और सेकंड केस इंटरेस्ट का केस, सेक्शन 60 सेक्शन 61। इंटरेस्ट में तो गजब बोला है, कॉन्ट्रैक्ट अगर ना भी है कॉन्ट्रैक्ट के बाद में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मतलब मेन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, पेमेंट टाइम पे हुआ नहीं है, इसके बाद भी सेलर बायर को बोल सकते हैं इंटरेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर कोर्ट में मैटर जाता है तो कोर्ट भी सेलर को इंटरेस्ट पाने के लिए पूरा खेल खेल सकता है। सर आवाज दो हमको, हम यहाँ पर हैं, समझ में आया कि नहीं? आप लोग हो कि नहीं उस पर? यस सर। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। बायर का भी क्या सेलर के प्रति कोई अधिकार है कि नहीं? अगर सेलर ने ब्रीच कर दिया तो जरूरी तो नहीं ना हमेशा बायर ही गलत हो, सेलर भी तो गलत हो सकता है। अगर सेलर ने डिलीवरी नहीं किया, फेल्स टू डिलीवर द गुड्स एट द टाइम ऑफ मैनर प्रेस्क्राइब्ड, बायर को भी लॉस होता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर वेयर ही रिपुडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट, समय आने से पहले रिपुडिएट कर गया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर वेयर ही डिलीवर नॉन कन्फर्मिंग गुड्स एंड बायर रिजेक्ट्स एंड रिवोक एक्सेप्टेंस, जैसा बोला गया तो वैसा गुड्स नहीं दिया, दूसरा गुड्स दिया तो बायर रिजेक्ट करेगा, एक्सेप्टेंस करेगा नहीं। अलग अलग रीजन हो सकता है ना। सेलर भी गलत होते हैं। The seller commits a breach of contract, the buyer gets the following rights। क्या क्या? डिलीवरी ना देने के कारण बायर का जो लॉस होगा, सर B2B केस में लॉस बहुत जोर का होता है, B2C में भी हो सकता है। जैसे मानो शादी का लहंगा या बनारसी साड़ी नहीं आएगा तो एक ट्रेडिशनल लेवल में जो शादी होते हैं कितना बड़ा लॉस बोलो तो। हाँ, लहंगा एक बहुत ही ट्रेडिशनल स्पेशली फॉर दी लड़की लोगों के लिए है ना, लड़का के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शेरवानी हो या धोती पंजाबी जो भी। आपने ऑर्डर दिया था टाइम पे नहीं आया तो इसका भी लॉस होगा ना। या फिर अगर मानो कोई एक बिजनेसमैन किसी से खरीद के किसी और को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था, अब क्योंकि टाइम पे डिलीवरी नहीं हुआ डिलीवरी दिया ही नहीं तो उसको लॉस हो जाता है ना। तो बहुत सारा डैमेज हो सकता है। नॉन डिलीवरी के लिए बायर को बिल्कुल डैमेज होता है। सूट पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब कोई स्पेसिफिक डैमेज हो तो वो भी बोल सकता है। ब्रीच ऑफ वारंटी, एंटीसिपेटरी ब्रीच, समय से पहले ब्रीच करेगा तो भी डैमेज क्लेम कर सकता है, सूट फॉर इंटरेस्ट। ये सब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़े हो, यहाँ पर बस इसको सेल ऑफ गुड्स के तहत पढ़ ली। जैसे नॉन डिलीवरी 57 में बात करता है सेल ऑफ गुड्स में। A shoe manufacturer agreed to sell 100 pairs of shoes to B at the rate of 1050 per pair। ध्यान से सुनना, एक एक जोड़ा 1050 करके
ए शू मैन्युफैक्चरर, ए कौन है, जूता बनाते हैं, मोची है, खाद्य बाटा भी मोची हुआ ना, काम जो करे वही, मोची बोलने से कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मोची तो मोची है। Shoe manufacturer agreed to sell 100 pairs of shoes to B at the rate of 1,050 per pair. A knew that B wanted the shoes for the purpose of further reselling them to C. A को पता है कि B ये जूता 100 जोड़ा जूता अपने लिए तो नहीं खरीदेगा, किसी को दान नहीं करना है, रीसेल करना है C को 1100 पर पेयर पे बिजनेस करता है, मैन्युफैक्चरर से जूता लेता है 1050 में, बेचता है 1100 पे, पर पेयर पे 50 करके प्रॉफिट करके ए बी को जूता देगा, फिर बी उसको सेल करेगा, ठीक है 1100 पे। ऑन द ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी ए फेल टू डिलीवर द शू टू बी, ड्यू डेट जब आया ए बी को जूता ही नहीं दिया। अब अगर ए बी को नहीं दिया तो बी सी को कैसे देगा? इसके कारण क्या हुआ, बी कुड नॉट परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट विद सी, 100 पेयर ऑफ शूज नहीं दे पाया। In this case, B can recover damages from A the rate of 50 per pair. जितने का लॉस हो रहा है ना, मतलब 50 करके 100 जूता कितना होता है 5000, इतना डैमेज C A से क्लेम कर सकता है। सॉरी गलत बोल दिया मैंने, B A से क्लेम कर सकता है क्योंकि B C को बेचने का बात किया था, C A से नहीं, B can claim that from A. The difference between the contract price and the resale price. This is the damages for non-delivery, section 57. लेकिन यहाँ पर कौन किससे डैमेज क्लेम कर रहा है? बायर, B is buyer here and A is seller here. याद रखना सर, एग्जाम में ऐसे केस क्वेश्चंस करते हैं, आपको पूछ सकता है कि कितना लॉस डैमेज क्लेम होगा, देन यू हैव टू कैलकुलेट दिस। लेकिन लॉ पता होगा तब ना कैलकुलेट करोगे। सर 58 क्या कहता है? सर 58 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में बात करता है। सर व्हाट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? A agreed to sell a rare painting of Mughal period to B, but on the due date of delivery, A refused to sell the same. In this case, B may file a suit against A for obtaining an order from the court to compel A to perform the contract. That is a delivery of painting to B at the agreed price. स्पेसिफिक हो गया, मुगल पीरियड का ही चाहिए, ब्रिटिश पीरियड का नहीं होगा, ना तो ब्रिटिश पीरियड का चलेगा और ना ही वैदिक पीरियड का चलेगा, मुगल पीरियड का ही पेंटिंग होना है। तो डैमेज क्लेम पे ए कोर्ट को यही बोलेगा कि बी को बोलो कि हमें मुगल पीरियड का पेंटिंग दे, यही केस सूट है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जिसका बात हुआ था वो पूरा करो, जिसका बात हुआ था वो पूरा करो। मतलब जैसे पहले केस में क्या हुआ, जूता नहीं दे पाया तो लॉस क्लेम कर लिए, लेकिन इस केस में पेंटिंग नहीं दे पाया तो लॉस क्लेम नहीं करेंगे, पेंटिंग ही मंगवाएंगे। ये फर्क होता है। ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर सेलर ने वारंटी नहीं दिया तो बायर का राइट है, जैसे हम लोग चीजें खरीदने जाते हैं दुकान से, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें, तो वारंटी के लिए बहुत बोलता है दुकानदार और बाद में वारंटी अगर नहीं देता है तो बायर का पूरा राइट है वारंटी क्लेम करने का। 59 में बोला गया है, whether either party of the contract seller repudiates the contract before the due date of delivery, the other may either treat the contract as subsisting and wait till the date of delivery, or he may treat the contract as decided and sue for damages. अगर कोई समय से पहले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है, सेक्शन 60 क्या बोलता है? सेक्शन 60 कहता है कि बायर या तो वेट करेगा, मानो 27 को डेट है, 27 मार्च को एक्चुअल डेट है, 15 मार्च आते आते सेलर कहता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, सेलर बायर को बोलते कि हमसे नहीं हो पाएगा, ब्रीच करता है, पहले वादा किया फिर बाद में बोला हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज सोचने वाला है, बायर फिर क्या बोलेगा कि देख भाई 27 का बात हुआ है, अभी 15 तारीख ही हुआ है, अभी भी 12 दिन है, थोड़ा ट्राई करके देख, मैं वेट करता हूं।
अगर 12 दिन में सेलर कर देता है, झमेला खत्म, ब्रीच नहीं हुआ। या फिर अगर सेलर बोलते हैं नहीं कुछ भी कर ले नहीं हो पाएगा, तो बायर क्या ट्रीट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंडेड ट्रीट करेगा और डैमेजेस क्लेम करेगा। जितने का लॉस होगा क्वांटम डैमेजेस, या स्पेसिफिक होगा तो स्पेसिफिक डैमेजेस, वट एवर बी द केस। इसे कहते हैं रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। सूट फॉर इंटरेस्ट पहले भी बोला था आपको, जैसे सेलर भी इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है तो बायर भी कर सकता है ना। इन केस ऑफ सेल ऑफ सिगरेट विच टर्न्ड आउट टू बी मिल्ड वेट एंड अनफिट फॉर कंजम्पशन, मतलब सिगरेट वगैरह जो होता है ना सर, उसमें थोड़ा सा अगर खराब हो जाता है तो वो कंजम्पशन लायक नहीं हो जाता है, पर अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द प्राइस रिलीज्ड। मतलब जो लॉस है उसके बीच में कर देगा। In the absence of transfer of title of registrations, the purchaser cannot claim damages for breach of conditions and warranty related to sale. अगर कोई रजिस्ट्रेशन टाइटल नहीं है, कोई परचेसर मतलब अगर कोई गारंटी का भी कोई साइन नहीं है वारंटी का, तो इन दैट केस बायर के लिए वारंटी क्लेम करना भी मुश्किल है। इसलिए वारंटी अगर कोई दे रहा है तो साइन करवा लो, ठीक है, जैसे देता है ना इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में। वही बात कर रहा है। ऑप्शन सेल सेक्शन 64 ऑक्शन में जब कोई चीज सेल होता है, जानते हो ऑक्शन में कैसे सेल होता है? हाँ सर, ऑक्शन सेल कैसे होता है? आईपीएल में जैसे होता है वैसा ही। आईपीएल में प्लेयर को ऑक्शंस में उठाया जाता है, बोली लगता है बेस प्राइस के ऊपर। रियल लाइफ में भी बहुत सारी चीजें ऐसा होते हैं जिसको ऑक्शंस में उठा के बेचा जाता है, उसी के बारे में बोला है। एन ऑक्शन सेल क्या है? इज ए मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी बाय इन्वेटिंग बीड्स पब्लिकली। आप आके बोली लगाओ, बीड्स मतलब बोली लगाना। सरकारी दाम है किसी प्रोडक्ट का 5000, बोली लगाने के लिए ए बी सी डी हाजिर है। जिसका दाम 5000 है, ए ने दाम लगाया 5.5, बी और 500 बढ़ा के बोला 6000, सी और 500 बढ़ा के बोला 6500, डी बोला हम तो 7000 में लेंगे। अब इसके बाद सब चुप है, तो ऑक्शन हॉल में जो ऑक्शनियर होता है ना सर, मतलब जो ऑक्शन को कॉन्डक्ट करते हैं, वो क्या करेगा, फिर 3 बार बोलेगा 7001, 7002, 7003 ऐसा करके बोलेगा। अगर कोई फर्दर रिप्लाई नहीं आता है किसी भी ऑक्शनियर से, मतलब ऑक्शन परफॉर्मर से, जो बायर है परचेजर है, बीडर बेसिकली इनको कहते हैं बीडर। अगर कोई भी बीडर कुछ नहीं बोलता तो 7000 में ही ऑक्शनियर डी को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर भी सकता है, ना भी कर सकता है। ये ऑक्शन में 7000 का दाम जो है, ये अगर ऑक्शनियर को पसंद होगा तभी सेल करेगा, नहीं तो कैंसिल भी कर सकता है। सर क्यों? डी ने तो हाईएस्ट बोली लगाया, सब्जेक्ट टू ऑक्शनियर यहाँ पर लास्ट डिसीजन। भले ही डी ने हाईएस्ट बोली लगाया पर फिर भी सब्जेक्ट टू ऑक्शनियर। याद रखे बात। ऑक्शनियर जो होता है ना, वो ओनर नहीं होता, वो बेसिकली एक एजेंट होता है जो लॉ ऑफ एजेंसी है। When he sells, he is only the agent of the seller. He may, however, sell his own property as the principal and need not disclose the fact that he is so selling. वो अपना प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, पर वो ये नहीं बोलेगा कि वो उसका है बोल के, ठीक है। लीगल रूल्स ऑफ ऑक्शन सेल क्या है? सेक्शन 64, where goods are sold in lots, अगर लॉट में है, where goods are put up for sale in lot, each lot is prima facie deemed to be subject for a separate contract of sale. हर लॉट का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो प्रोडक्ट लॉट में सेल होता है, ईच लॉट का अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा। कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द सेल इज कंप्लीट व्हेन ऑक्शनियर अनाउंसेस इट्स कंप्लीशन बाय फॉल ऑफ हैमर। उसके पास हैमर होता है, ऐसे जैसे जैसे कोर्ट में होता है ना, ऑर्डर करता है, वैसे ही हैमर, ठीक है, हथौड़ा होता है, हथौड़ा को डाल के पूछेगा हाईएस्ट दाम मिलने के बाद। अगर कोई फर्दर बिड नहीं होता है तो पूछ लेगा। अदर कस्टमरी मैनर भी हो सकता है, जरूरी नहीं ऑलवेज हैमर हो। एंड अनटिल सच अनाउंसमेंट इज मेड एंड बिडर में रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज बिड। जैसे वो हैमर फॉल कर देगा, बिडर और न्यू बिड नहीं कर पाएगा और नया दाम नहीं लगा पाएगा और सेल कंप्लीट माना जाएगा। राइट टू बिड में भी रिजर्व्ड, राइट टू बिड में भी रिजर्व्ड एक्सप्रेसली बाय ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर
and where such a right is expressly reserved but not otherwise, the seller on any person on his behalf may bid at the auctions. कोई भी ऑक्शंस में बीड कर सकता है या किसी को बिहाफ में कोई एजेंट भी बीड कर सकता है. But the sale is not notified by the seller. But the sale is not notified with subject to a right bid on behalf of seller. It shall not be lawful for the seller to bid himself or to employ any person to bid at such sale, or for the auctioneer knowingly to take any bid from the seller or any such person, and any sale contravening the rule may be treated as fraudulent by the buyer. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल कराता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा. रिजर्व प्राइस, प्रिटेंडिंग बिडिंग, समझा देता हूं. ऑक्शन का एक एग्जांपल देख लो, आपको ऑक्शन सेलिंग क्लियर हो जाए. पी सोल्ड कार बाय ऑक्शंस. पी अपना कार ऑक्शन में उठाया. इट वाज नॉक्ड डाउन टू क्यू, who was only allowed to take it away on giving a check for the price and signing an agreement. Agreement sign करेगा, चेक देगा. The ownership should not pass until the check was cleared. चेक दे के जाएगा, बट तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगा जब चेक क्लियर होगा बैंक में. In the meanwhile, till the check was cleared, Q sold the car to R. जब तक Q का चेक क्लियर हो रहा है, Q sold the car to R, चेक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन Q बीच में क्या किया, R को सोल्ड कर दिया. It was held that the property was passed on the fall of Hammer and therefore R had the good title to the car. Both sale and subsale are valid in favor of Q and R respectively. मतलब यही ऑक्शन चल रहा है. हैमर फॉल करने के बाद प्रॉपर्टी में पावर आ जाता है जिसने बीड किया था. यही ऑक्शन सेलिंग है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर क्या बोला था, द ओनरशिप शुड नॉट पास अंटिल द चेक वाज क्लियर्ड. इन द मीनवाइल टिल द चेक वाज क्लियर्ड, क्योंकि क्यू ने उसको बीड में जीता था, उसने आर को बेच दिया. तो क्यू ने अगर आर को बेचा है ना, वैलिड सेल है, सेल वैलिड है. बाद में क्यू का पेमेंट रुक जाएगा तो पी को फिर से अधिकार मिल जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट. बट क्यू आर को जो सेल किया चेक क्लियर होने से पहले ही, इसको इनवैलिड नहीं बोलता है ऑक्शन सेल में, क्योंकि जैसे ही फॉल ऑफ हैमर हो गया था ना, R had a good title to the car. Both sale and subsale are valid in favor of Q and R respectively. Q के फेवर में भी फिर सेल ठीक है, R के फेवर में भी सेल वैलिड माना जाए. ये आपका स्पेशल है ऑक्शन सेलिंग के केस. और एक लास्ट कॉन्सेप्ट है सेक्शन 64A का. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज टैक्स इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. टैक्स क्या होता है, जैसे जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, स्पेशली जीएसटी का बात करें. वेयर आफ्टर ए कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड बट बिफोर इट हैज बीन परफॉर्म्ड, टैक्स डिवीजन टेक्स प्लेस. मानो कॉन्ट्रैक्ट हुआ आज 27th of February, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म होगा मानो 10th March, ठीक है. अब इसके बीच में अगर टैक्स में कुछ चेंजेस आ जाता है 27 फरवरी और 10 मार्च के बीच में, तो तब क्या होगा. मानो प्रोडक्ट 1000 का है, पहले उसमें 18% जीएसटी लगता था, तो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब 18% था, लेकिन जिस दिन परफॉर्म हो रहा है उस टाइम पे 12% हो गया. अब क्या होगा सर, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. टैक्स इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, कि जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, टैक्स में या तो इंक्रीज हुआ है या तो डिक्रीज हुआ है, तो जो भी अमाउंट में चेंजेस होगा वो देना पड़ता है. डिक्रीज और इंक्रीज रेमिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स विदाउट एनी स्टिपुलेशन टू द पेमेंट्स, वो एडजस्ट करना पड़ता है. The parties who become entitled to read just the price of the goods accordingly. Following taxes are applied and on the sale or purchase of goods. Any duty, custom or excise, any tax of sale or purchase of goods. Tax on sale purchase मतलब GST. The buyer would have paid the increased price when the tax increases. अगर tax amount बढ़ जाएगा तो tax increases amount बाद में देना पड़ेगा, भले ही contract के time पे नहीं था. But derive the benefit of reduction if taxes are carted. अगर दाम कम हो जाएगा तो उसको उसका benefit मिल जाएगा. मतलब कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे 1000 का 18% था 180. बाद में मानो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन परफॉर्म हो रहा है उस दिन 12% हो गया लॉ में, तो उस दिन हो गया 120. तो ये जो 60 रुपीज का बेनिफिट है ये बायर को मिल जाएगा.
ठीक है, रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर बढ़ जाता है 12 से 18 हो जाता है तो 60 बायर को पे करना पड़ेगा, बायर हैव टू पे। The effect of provisions can, however, is excluded by an agreement to the contrary. It is open to the parties to stipulate anything in regard to taxation. So basically, they can adjust. यही बोला जा रहा है सर, और यही है 64A का कॉन्सेप्ट। ठीक है, 64A का कॉन्सेप्ट। This is all about Sale of Goods Act. Regarding questions, MCQ, subjective questions, please practice. मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा सर, ठीक है। अगर आप लोग क्वेश्चंस करोगे आपको अच्छा लगेगा, एग्जाम के लिए भी आपको सुविधा। बट आई होप कि आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे लॉ के साथ आऊंगा, किसी दूसरा चैप्टर जो आप लोग के लिए जरूरी है, लाइक पार्टनरशिप, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, LLB, इस तरह का। ओके सर, आज इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कोई। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर।